देखो आज का जो सेशन है वो मेनली क्या है, जैसे ग्रुप में भी बहुत से लोग क्वेश्चन आ रहे थे कि कंट्रीब्यूशन हायर पे कटता है कि नहीं कटता है ना। प्लस इसके अलावा कि पीएफ से जुड़ी हुई जो भी बेसिक जानकारी होती है ना, वो सारी जानकारी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और वन बाय वन क्वेश्चन भी लेते रहेंगे, अगर किसी के कोई भी एक्स वाई जेड क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें जो लगता है कि अगर हम ही लोग ब्रीफ कर दें एक बार, फिर क्वेश्चन ले तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा और ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, है ना। तो अगर एग्जैक्टली हाँ। बाकी अगर जैसा लगता है तो इन्हीं लोगों से क्वेश्चन उठा लेंगे। तो करंट में जो टॉपिक एग्जैक्टली। हाईलाइटेड चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि हायर पेंशन, ठीक है। आप जान रहे हैं सभी लोग कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना ज्यादा हर हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रहे हैं, है ना। सब चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, ठीक। इसीलिए सरकार भी क्या है कि जो प्राइवेट वाले एम्प्लॉइज हैं उनको कहते हैं ना, उसके लिए वो कर रही है कि हायर पेंशन दी जाए, ताकि अगर वो जितने भी लास्ट पे सैलरी पा रहा था वो लास्ट वाली, उसके कहते हैं ना उसके आधे पे उसको रिटायरमेंट मिले, प्राइवेट आदमी को भी उतनी पेंशन मिले जितनी सरकारी को मिलती है। वो सरकार का मोटिव है और ये इस समय बिल्कुल हाईलाइटेड इशू है। तो इससे भी पूछ सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि अगर ऐसे बताने बैठेंगे तो बहुत हो जाएगा, और अगर हम इनके क्वेश्चन ले ऐसे लें तो थोड़े। देखो, अभी जैसे कि कुछ लोग वन रैंक वन पेंशन, एक मैंने चैट में देखा। यार देखो, ऑब्वियसली है कि आप अगर ये जानते हो तो वन रैंक वन पेंशन क्या है। कि जो आर्मी सिविल, मतलब जो आर्मी से लोग बेसिकली डिफेंस फोर्सेस के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज है उन्हीं का एजिटेशन हो रहे थे। इशू ये था कि जो लोग रिटायर आज की डेट में हो रहे हैं सेम रैंक से, मान लो कोई सूबेदार शॉर्ट मतलब शॉर्ट सर्विस एसएससी से गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन से गया और सूबेदार पे रिटायर हो गया, ठीक है ना। तो उसकी जो आज की डेट में पेंशन बन रही है वो पेंशन, और वो सूबेदार जो 1980s में रिटायर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पेंशन के केस में क्या लगता है, शायद राउंड बाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 50% ऑफ द लास्ट बेसिक ड्रॉन इसके करीब कुछ बनती है बेसिक ओल्ड प्लस पेंशन डीए, स्कीम के हिसाब। बेसिक प्लस डीए। बेसिक बेसिक प्लस डीए, एग्जैक्टली हाँ। बेसिक प्लस डीए के हिसाब से बनती है। तो 1980s में जो सूबेदार रिटायर हुआ उसकी बेसिक प्लस डीए कम था, और प्लस जो पेंशन का इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत लगता है उसको अगर हम अकाउंट फॉर कर भी लें, तो उसकी पेंशन और आज के डेट में जो सूबेदार अगर रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन बराबर नहीं है। तो यही सोच के ये जो वन रैंक वन पेंशन का एजिटेशन चल रहा था, ये बेसिकली लार्जली कन्फाइंड है डिफेंस पर्सनल्स के लिए, क्योंकि वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट में और कहीं पेंशन रही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं के लिए पेंशन पेंशन की सुविधा है। बताइए, कुछ बोल रहे हैं और भाई। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन ग्रुप में था वो ये था कि मैं पूरा बता देता हूँ हायर शुरुआत से। पेंशन। जैसे कोई भी इम्प्लाई है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल कौन है। वो इम्प्लाई जिनकी बेसिक प्लस डीए 15,000 के अंदर है, वो इम्प्लाई एलिजिबल है, ठीक। अब पीएफ कटाने के लिए, है ना। उनका पीएफ मैंडेटरी है कि वो कटेगा, ठीक है। अगर वो संस्थान 20 आदमी से ज्यादा है तो उसके अंदर काम करने वाले लोग जिनका बेसिक प्लस डीए 15,000 के अंदर है वो कटेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर जैसे ईएसआई एक्ट है, दोनों में अंतर है। ईएसआई और ईपीएफ में ईएसआई 21,000 पे चलता है, ठीक है। और 21,000 ग्रॉस। ग्रॉस है, वो ईएसआई में इक्कीस ग्रॉस हजार है ग्रॉस सैलरी है, वहां और पे। पीएफ में बेसिक प्लस डी है। हाँ, वहां पे एचआरए, कन्वेंस, ये सब जोड़ लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ईपीएफ में उसमें बेसिक प्लस डीए चलता है। और 15,000 तक सबका मैंडेटरी कटेगा, वो संस्थान जहां 20 आदमी से ज्यादा है, ठीक। इसके अलावा जहां पे जैसे भी लोगों को ज्यादा पे कटाना है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है। वो परमिशन रीजनल कमिश्नर को लेटर लिख के ज्वाइंट एप्लीकेशन होती है, हर इम्प्लाई की अलग अलग। मतलब अगर हमारे यहाँ 10 इम्प्लाई तो 10 इम्प्लाई की मालिक जो है एम्प्लायर, वो ज्वाइंट एप्लीकेशन सबकी अलग अलग परमिशन मांगने के लिए देगा ऑफिस में, रीजनल कमिश्नर के लिए। फिर वहां से परमिशन मिल जाएगी, तो सेपरेट अलग अलग होती है। उसमें दो बातें होती हैं। 15,000 के ऊपर अगर सैलरी काम करते करते पहुंच गई है तो मैंडेटरी है कि कटेगा। लेकिन अगर वो ज्वाइनिंग ही उसकी 15,000 के ऊपर हुई है तो मैंडेटरी नहीं है कि वो कटेगा, वो एक्सक्लूडेड एम्प्लाई कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर वो चाहता है कटाना तो ये है कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन हायर पे दे सकता है, ठीक है। उसके ऊपर लिमिट है कि 15 पे कटाए या वो हायर पे कटाए। उसके लिए एम्प्लायर बाध्य नहीं है कि वो हायर पे दे। एम्प्लायर के ऊपर है कि वो अगर चाहता है तो ही 15,000 के ऊपर दे सकता है, नहीं तो वो 15 पे उसकी लिमिट है, ठीक। ये मोटा मोटी एक बात है ना। कुछ कहना चाहते हो भाई? एक चीज जानिए, हाँ। जैसे राहुल भाई इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे दो चार देखिए, बहुत टेक्निकल हम हो जाएंगे तो आप पेंशन बनाने लगो, वैसे उस लेवल तक नहीं जाना, क्योंकि जो आपको इंटरव्यू ले रहा है उसे भी नहीं पता है
सिर्फ ब्रॉड आउटलाइन चाहिए। उसमें यह है कि एक बार जो आदमी, जैसे कि हो सकता है उसी का एग्जामिनर का अपना कंफ्यूजन हो, एक बार अगर कोई आदमी कवर हो गया इस एक्ट के अंदर में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी आज की डेट में क्या सैलरी है, ही विल बी अ मेंबर ऑफ पीएफ। चाहे वो सीलिंग पे हो, सीलिंग मीन 15,000 की सीलिंग, जो कि 1/9/14 से पहले, ये मतलब 1 सितंबर 2014 से पहले ये 6500 थी सीलिंग, कि 6500 बेसिक प्लस डीए का पीएफ कटना मैंडेटरी था। ये बढ़ के 15,000 पे हो गई है। तो अगर उसकी सैलरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बेसिक प्लस डीए 15,000 से कम था, तो मैंडेटरली अगर कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 19 से ऊपर है, 19 से ऊपर है, तो वो मैंडेटरली पीएफ का मेंबर बनेगा। और जैसे राहुल भाई ने ऐड किया, क्या बोलते हैं, अगर आपको हाई पे कंट्रीब्यूट करना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं, क्योंकि देखिए पीएफ का इंटरेस्ट रेट पता ही होगा 8.1% चल रहा है, और बैंक का एफडी धीरे धीरे रेट अभी बताओ, धीरे धीरे मैक्सिमम। उदित भाई, धीरे 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 बताओ। हाँ, हाँ धीरे ठीक धीरे। है। जैसे आप इतना जानो, पीएफ का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 8.1%। ठीक ये है। याद रखना सब और लोग, बैंक का, ये हाँ, याद रखना है, एट पॉइंट इंटरेस्ट करंट में क्या चल रहा है, क्योंकि पीएफ का एट पॉइंट इंटरेस्ट वन परसेंट सारी जितनी भी स्कीम्स होती है उससे ज्यादा ही रखा जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि देखो, ये जानो, ये किसके लिए, वर्किंग क्लब वर्कर्स क्लास के लिए है। ये जो स्कीम है, हमारा मोटिव है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, अनऑर्गेनाइज सॉरी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अनसिक्योर्ड वर्कर्स। देखिए, जिनके पास 10,000 12,000 तनख्वाह होगी ना, वो सिर्फ अपना, वो कहो कि डेली कुआं खोद के पानी पी रहे हैं वो, ठीक है ना। तो इस स्कीम में हायर लोगों को एक्सक्लूड करने का मोटिव ये था कि ये स्कीम उनके लिए है जो, मैं मतलब क्या मैं बोलूं, फ्रिंजिंग अराउंड पॉवर्टी लाइन ही है ये लोग सारे। क्योंकि 10,000 12,000 इतने तनख्वाह, 15,000 तक तनख्वाह मिल रही है, इनके लिए हमने मैंडेटरी किया कि भाई आपके लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा आपके साथ अनहोनी घटना आपके आपके परिवार के साथ हो जाती है, तो आपका डेस्टिट्यूशन बोलते हैं ना, डेस्टिट्यूशन मतलब एक क्या, भुखमरी की अवस्था में ना आ जाओ, उसके लिए तो इनके लिए मैंडेटरी रखा हमने कि चलिए 15,000 वाले के लिए मैंडेटरी है, जिनकी तनख्वाह इतने से कम है, इनको हम जबरदस्ती कटवाएंगे, इनका सरकार देगी, और सरकार पेंशन, इंश्योरेंस, और क्योंकि देखिए एक्ट तो है ईपीएफ एंड एमपीएफ 1952, इस एक्ट के तहत 3 स्कीमें हैं। प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसको हिंदी में भविष्य निधि स्कीम बोलते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, अगर कोई मर जाएगा तो उसको अभी तो मैक्सिमम लिमिट इसकी 7 लाख हो गई है, 7 लाख तक पैसा मिलता है, डिपेंडिंग 7 लाख तक मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, राइट। और तीसरी स्कीम हो गई है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जिसके तहत या या तो आप जीवित 58 साल के बाद पेंशन ले लीजिए, या बीच में अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो आपकी विधवा, मतलब आपकी विडो या विडोवर दोनों को, और आपके 2 बच्चों को अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स, बच्चों के लिए। हालांकि विडो या विडोवर के लिए ये मतलब आजीवन रहेगी, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसे पेंशन मिलती रहेगी विभाग से। अब ये मुद्दा उठा कि देखिए हमारे में क्या था, कि हायर पे कंट्रीब्यूशन पीएफ ने अलाउ किया, ठीक है ना, कि बड़े बड़े जो लोग, जैसे कि कैसे मारुति ले लीजिए आप, साउथ में काफी सारी कंपनी, साउथ में तो स्पेशली हायर पे कंट्रीब्यूशन लोगों ने बहुत कटाया। क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो जानिए लिटरेसी लेवल साउथ में ज्यादा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर आपसे पूछ ले कि अगर आप देखा जाए तो हायर पेंशन के जो ये हैं मैटर्स हैं, ये ज्यादातर मतलब साउथ की जो कंपनीज हैं, वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है, वहां पे ज्यादा है, इसलिए वहां का लिटरेसी लेवल ज्यादा था। और उनको पहले से ही पता था कि आज जो इंटरेस्ट 8.1% है ना पीएफ का, ये एक टाइम में 9 से 10% होता था। और उनको उस, और एक और चीज, पहले ना टैक्स में भी एग्जेम्पशन मिलता था, मतलब इसका अगर पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो, ई स्टेटस होता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन आपका जो पीएफ में कंट्रीब्यूट कर देते हो, उतना आपको एग्जेम्पशन मिलता था, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो गया। इस पे जो इंटरेस्ट रहता था वो एग्जेम्प्ट होता था। और फिर जो आपको फाइनली जो पैसा विड्रॉ करोगे, जो आपको पैसा मिलता था टाइम रिटायरमेंट, वो भी एग्जेम्प्ट होता था। तो इसलिए लोगों के अंदर काफी मोटिव था कि पीएफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए और हायर पे कंट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब 15,000 पे तो कितना मैक्सिमम, अगर 15,000 मानेंगे, 18 मतलब 12% 3600 कंट्रीब्यूशन बना, 3600 प्लस समथिंग एक आदमी का जो एम्प्लॉयर जमा करता है। आप लोगों को समझ, मे बी मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, तो राहुल भाई समझ में आ रहा होगा ना। धीरे धीरे बताओ, और बाकी क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर कर लेंगे, है ना। एग्जैक्टली हाँ, ये भी सही बात है। नहीं मतलब सुनो वैसे उदित वैसे उदित उदित, है क्या, देखो इतना डीप में नहीं जाते हैं, एक बेसिक बात हम एक बार बोल लेते हैं, कुछ लगे तो उसमें ऐड ऑन करना। बोलिए बोलिए बोलिए। तीन सर्विस हाँ हैं जो हाँ। हम देते हैं, एक पीएफ, एक पेंशन, एक इंश्योरेंस। पीएफ
और पेंशन, इसमें ही कंट्रीब्यूशन जमा होता है बस। इंश्योरेंस एक तरह से वो है जो जिसके लिए एम्प्लॉय कुछ नहीं देता है, ठीक है, एम्प्लॉयर बहुत छोटा सा वो देता है पार्ट, और उसमें मिलता सबसे ज्यादा है। मिनिमम 2.5 लाख है, मैक्सिमम 7 लाख है बस। आपको ये तीन सर्विसेज जो है पीएफ देता है बस। अब क्या होता है कि पेंशन का मुद्दा क्या चल रहा है, पेंशन का मुद्दा हायर पेंशन में चल रहा है, पीएफ में क्या है, हायर पे कंट्रीब्यूशन चल रहा है, इंश्योरेंस में क्या चल रहा है, इंश्योरेंस में ये चल रहा है करंट में हायर पेंशन, और एक आता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। एक नई समय जो मेन चल रहा है ईपीएफओ जिसको लेके थोड़ा सा टारगेटेड है, वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। मतलब अगर कहीं पे भी किसी मजदूर की कोई हत्या हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता तो है, हाँ हाँ कुछ एक्सीडेंट भी में मर मतलब मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी पीएफ की है कि उससे संपर्क करके उसको तुरंत इंश्योरेंस दिलाए, क्लेम दिलाए, क्योंकि इसी सब चीजों के चक्कर में लोग भटकते रहते हैं। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पूरा का पूरा एक स्कीम है, मतलब एक पार्ट है ईडीएलआई का, राहुल नाम भाई, दे दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, देखो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हमारा स्पेसिफिक है, पिछले साल ही आया है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा यहाँ तक हम ना जाएं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मोटा, भाई मैं कह रहा हूँ थोड़ा मोटा मोटी बता के निकल जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जैसे राहुल भाई कह रहे थे कि तीन स्कीमें हैं, ये याद रखो, इंटरेस्ट रेट याद रखो, क्योंकि आप जिस विभाग में जा रहे हो और उसकी क्या देता है, क्या इंटरेस्ट है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। समझ रहे हो ना। इसके अलावा हायर पेंशन का क्या मुद्दा चल रहा है? जो लोग जिन लोगों ने हायर पे कंट्रीब्यूट किया था, जिन्होंने 15,000 की लिमिट के ऊपर, जैसे राहुल भाई ने बताया था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय परमिशन लेके हायर पे कंट्रीब्यूट किया है लोगों ने, तो वो कह रहे हैं कि आज की डेट में हमें हायर पे पेंशन दो। मतलब हमारे जितना हमने कंट्रीब्यूशन दिया है उसी के एवज में जो पेंशन का फॉर्मूला लगता है वो लगा के हमको पेंशन दो। हालांकि हमारा जो स्कीम है ये उनके लिए है जो वंचित लोग हैं, वंचित वर्ग के लिए है, हमारी जो ये पेंशन वाली स्कीम है वंचित वर्ग के लिए है। इसीलिए 1/9/14 की सर्कुलर 1/9/14 में इन लोगों को बोला गया था कि 15,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है, 15,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है, उनको हम पेंशन फंड का सदस्य नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। खैर आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सब जुडिस मैटर है, कोर्ट का जजमेंट आ भी गया है, और ये है कि जिन्होंने हायर पे कंट्रीब्यूट किया था उनको हायर पे पेंशन मिलनी चाहिए, बस इतना जानना है आपने। और उनको ईपीएफओ की पेंशन वैसे कम बनती है, हायर पे कंट्रीब्यूट करेंगे अगर वही फॉर्मूला लगेगा तो इनकी पेंशन रीजनेबल अच्छी बन जाएगी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ने पेंशन बंद कर दी है, तो आप ईपीएफओ से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो हायर पे पेंशन दे? खैर मैं आपको सिर्फ फॉर्डर पॉइंट्स दे रहा हूँ कि कहीं फंस जाओ, ठीक है ना। तो आपके पास ये जवाब होने चाहिए कि हायर पेंशन देने में क्यों दिक्कत होगी। इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि हाँ राहुल भाई बताइए। मैं ये कह रहा हूँ हम लोग जितना बता दिए, इन लोग से क्वेश्चन उठाते हैं ना, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन उठाते, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली, ठीक है अगर ठीक है बंद ठीक हो है। जाएगा हाँ तो दोबारा वही लिंक में 5 मिनट बाद चालू भी हो जाएगा, तुरंत चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बंद ठीक होता है है तो ठीक है। चालू हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग वन बाय वन, जिनके जिनके क्वेश्चन होंगे ना वो हैंड रेस करते रहेंगे, ठीक है। अंकित जी बताइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताएं। नमस्कार बेटा बेटा। सर मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं, लेकिन सर डैफ कब तक आएगा सर? पढ़ाई नहीं हो पा रही है सर। देखो डेफ का तो आने का सीन यही था कि पूरी उम्मीद थी कि 10 अगस्त तक आ जाना चाहिए था, ठीक है। और अभी जिस हिसाब से वहां का सिनेरियो था वो यही है कि इन लोगों का जब पूरा प्लान था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, जो इन्होंने पूरा मांगते हैं ना, पूरा एक अरेंजमेंट अपने लिए हर तरह से, तो उसमें उन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर मांगा हुआ था, सितंबर लास्ट से लेके, ठीक है। तो उस हिसाब से ये था कि लगभग ये अगस्त में पूछ लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सितंबर लास्ट से शुरू होगा ना, तो अगस्त में भी कॉल दे सकते हैं वो, उनके लिए ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी था कि 1 महीने के स्पैन में करा लेंगे, है ना। तो अब ये जिस मान लो अगर भाई अगर एक चीज जानिए, भले ही डैफ नहीं आया है, लेकिन आपकी जो वोरेशियस रीडिंग होती है ना वो कंटिन्यू रहनी चाहिए आपसे, क्योंकि यही 3 4 5 महीने बीच के इंसिडेंट्स जो बड़े बड़े हुए हैं वो एग्जामिनर के भी दिमाग में होंगे, ठीक है। नहीं, दरअसल सर, तो आप दरअसल जॉब बताओ। जॉब में है सर, तो अपसेंट चल रहे हैं जॉब से। बंक तो मार भाई दिए थे एब्सेंट तो मत चलो सर। ना, एब्सेंट सर मत चलो, छुट्टी अभी क्यों एब्सेंट सर चल रहे हो? छुट्टी आखिरी में सर छुट्टी लेना। छुट्टी मिल नहीं, छुट्टी मिल नहीं पाई थी सर। अरे इतनी जल्दी इंटरव्यू कहाँ होगा? आप भी तो सोचो, आप अक्टूबर मान लो, कब तक आप छुट्टी में रहोगे? अक्टूबर से शुरू होगा आपका, तो उसमें भी कैटेगरी वाइज होता है, जनरल वाले सबसे लास्ट में, फिर ऐसे मतलब काफी वो चलता रहता है ना। सर, समझ रहे हो? बट कौन सी बेटा जॉब में हैं एक आप? चीज करो,
सर कैंसिल होने के चांसेस तो नहीं पेपर? अरे अरे नहीं भाई। यूपीएससी के ऊपर इतनी बार कुछ ना कुछ उठता रहा है, आयोग कभी माना? यूपी में आपने अभी देखे कितने पेपर हुए हैं एसआई दरोगा का, और उसका कुछ हुआ आपको लगता है? अरे सर नहीं सर, मैं वीडियो में कैंसिल सेलेक्ट हुआ था सर 2018 में सर, अरे यूपी वीडियो की में सर। कहानी अलग थी, वीडियो कहानी अलग थी, वीडियो उस छोड़ दो, वीडियो कहानी अलग है ना? अच्छा अच्छा। वीडियो की अलग है ठीक सर, बात। वही डर लगता है सर कि बेटा डेफ नहीं आ आप रहा एक तो काम करो, कैंसिल ना हो जाए। ठीक सर। आप जी सर। एक काम करो, आप जी सर। अभी न्यूज का ऑफिस अपना ज्वाइन कर लो, कम से जी कम सर। 1 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है ना? जी सर। जी न्यूज़पेपर सर। जो आ रही है करंट घटनाएं, क्योंकि जब जब अगर हम आपका इंटरव्यू अगर टाइप से लेते हैं ना, उस टाइम में हम जी सर। आज की घटनाओं से रिलेट करते हुए सोशल सिक्योरिटी को जरूर पूछेंगे, समझ रहे हो? अगर तुम ठीक जैसे सर। ज्यादा लर्नड, क्योंकि आपके दिमाग में घटनाएं होनी चाहिए एग्जाम्पल्स देने के लिए, जी सर। समझ ठीक रहे है, हो ना? तो ठीक है। जी इसलिए सर। इसलिए जानो, अगर जैसे मैं एक रिलेट करता हूँ, ये सभी के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। सोशल जी सर। सिक्योरिटी क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक समाज में, ठीक है ना, डिविजन्स इसलिए क्रिएट होते हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आए मेरी बात, डिविजन्स इसलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के पीछे ज्यादा लोग भाग रहे हैं, समझ रहे हो ना? जी सर। जी ठीक सर। है, जब लिमिटेड रिसोर्स के पीछे ज्यादा लोग भागेंगे, क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर है भाई, सिक्योरिटी नहीं है कि हमारे घर वाले कैसे खाएंगे हम। और जब ये लड़ाइयां शुरू होती हैं तो डिविजन्स, एक आर्टिफिशियल डिविजन ढूंढे जाते हैं कि मैं भाई हिंदू हो गया तो मुसलमान हो गए, मैं सिख हो गया तो ईसाई हो गए, समझ रहे हो ना? ऐसे जी डिविजन सर। ढूंढे जाते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल रहे। तो अगर सोशल सिक्योरिटी रहेगी तो हर आदमी के दिमाग में मेंटल सिक्योरिटी रहेगी कि हम कुछ भी हो जाए, वी विल नॉट स्टूप टू द लेवल ऑफ डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मतलब भुखमरी की अवस्था में हम कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो एक जी तरीके से जैसे जो वायलेंस हो रहा है, अगर सोशल सिक्योरिटी का कवरेज बढ़ेगा हमारी कंट्री में, तो ये चीजें भी कम हो सकती हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यू न्यू वायलेंस हुआ, प्लस कहा मुंबई में कहा पे जा गोली मार दी उसने, जो भी हुआ, आप जी न्यूज सर। देख रहे होंगे, ठीक है ना? तो जी इन सब सर। चीजों को दिमाग में रखिए कि कैसे हो सकता है एग्जामिनर टेढ़ा हुआ, वो आपको फंसाना चाहे तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे ना, तो आप बच के निकल जाओगे आसानी से। सर तो सर अपनी सर नौकरी एक कंटिन्यू और रखो। सवाल, एक बताओ और सवाल है सर। सर बताओ। एपीएफसी में सर सिचुएशनल सवाल कैसे आ सकते हैं सर? सिचुएशनल सवाल? कैसे सिचुएशनल सवाल? जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन रख दी ना, ये भी सिचुएशनल था ना, कि जी अगर आपसे मैं बोलूं कि इस सिचुएशन में कैसे सोशल सिक्योरिटी मदद करेगा, मान लीजिए कि वॉयलेंस के टर्म में जो वॉयलेंस हो रहे हैं, कम्युनल वॉयलेंस, क्या कैसे भी हेट 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 क्राइम्स जो हो रहे हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी कैसे हेल्प कर सकती है? तो आप यही आंसर बोलोगे जो मैं थोड़ी देर पहले दिया, कि सर समाज में सारी लड़ाइयां इसलिए हैं बिकॉज मोर नंबर ऑफ पीपल आर रनिंग आफ्टर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना? जी सर। जी रिसोर्सेज सर। लिमिटेड है, ज्यादा लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, एंड जब ये भागते हैं किसी चीज के पीछे, तो लोग आर्टिफिशियल डिविजन क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल डिविजन मतलब ये सच्चे डिविजन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूँ, दूसरा मुसलमान है या कोई सिख है, हम दिखने में सब एक जैसे हैं, ठीक है ना? तो एक जी रिलीजन सर। की एक आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन इम्पोज करते हैं, और फिर हम मतलब ग्रुपिज्म करते हैं ना, कि भाई तुम इसके हो गए मैं उसके हो गया। फिर ये रिसोर्सेज है हमारे देश की, इन पे हमारा ही हक होना चाहिए, समझ रहे जी हो सर। ना? ये कहाँ जी से आ सर। रहा है? ये इनसिक्योरिटी से आ रहा है कि हम इनसिक्योर है कहीं ना कहीं, हमें पता है कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं, या हमारी नौकरियां कोई और ले जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या मैं जी इंडिकेट जी कर रहा हूँ? हमारी जी नौकरियां जी कोई सर। और जी सर। कम्युनिटी ले जाएगी, तो उसके कारण से हमें हार्म होगा। तो अगर सोशल सिक्योरिटी, सोशली सिक्योर होंगे लोग अपने मन में, अंतःकरण में, कि हमारे में ऐसी मतलब भुखमरी की अवस्था कभी जीवन में नहीं आएगी, तो ये चीजें, ऐसे वायलेंस भी कम होंगे, समझ रहे हो जी ना? सर। जी मीन्स जी देखो, जी सर। ये जितने भी ये वायलेंस वगैरह में कौन होते हैं? अनएम्प्लॉयड यूथ ही इन्वॉल्व होते हैं इसमें। जी सर। जी अनएम्प्लॉयड या सर। कुछ कुछ केसेस में एम्प्लॉयड, मेजोरिटी ऑफ केसेस में अनएम्प्लॉयड यूथ ही इन्वॉल्व होता है, जो हेट क्राइम होता है, मॉब लिंचिंग होता है, समझ रहे हो ना? जी ठीक सर। है, जी सर। तो कहीं ना कहीं लोग, अगर एक ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी होगी, तो एक तरीके से फार फेच मतलब एक अगर लॉन्ग टर्म प्लान में इस पे भी असर पड़ेगा। ऋत्विक जी, अपना आपका क्या सवाल है, पूछिए आप। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताएं। सर मुझे थोड़ा मतलब अपनी जो मैं कोई भी कोर्स करता हूँ या फिर मैंने कोई भी टॉपिक टॉपिक पढ़ लिया और उससे मतलब समझाने में मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। जैसे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी हेजिटेशन वगैरह रह रही है। इसके लिए सर क्या देखो, करूँ? इसमें आप ना, जैसे 2 4 बार आप 2 4 मॉक इंटरव्यूज दोगे,
ठीक है ना, तो आपकी हिचकिचाहट जी जी निकल जाएगी। और वो कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। समझ रहे हो? ये मैं आपके जी जी सामने ये सब मैं कहावतें इसलिए बोलता हूँ, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, कुछ भी इसलिए बोलता हूँ ताकि इंटरव्यू में आप ये रिप्रोड्यूस कर पाए। जैसे आपके नॉर्मल लिंगो में आ जाएगा ना ये चीजें, तो आप उस टाइम भी बोल पाओगे अगर सिचुएशन ऐसी पड़ती है। और ये प्रोवर्ब्स बोल के ना सोचने का भी समय रहता है, आपके दिमाग में नया एग्जाम्पल ध्यान में आ जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए जी ये जी बोलते हैं, आप ये जितना प्रैक्टिस करोगे एक्सप्लेन करने की शीशे के आगे, बहुत लोग शीशे के आगे बोल के समझाना चाहते हैं। हालांकि एक दो इंटरव्यू सेशंस, मॉक इंटरव्यूज लोगे ना, ये हेजिटेशन आपकी चली जाएगी, बशर्ते आपका वो टॉपिक खुद समझा हुआ होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ, इंटरव्यू में आप एज एन इंडिविजुअल कैसे हो, ब्लफ मारने का प्रयास नहीं, चीजें समझो, अगर समझ में आ गई है तो बोलो, ठीक है ना, अन्यथा बोलो सर आई विल गिव इट अ ट्राई, ठीक है ना। और गलत भी हुआ तो कुछ एडवर्स नहीं मानेगा वो, जहां तक एग्जाम में, जी ठीक सर। है ना। राहुल सर, आप कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ। है क्या कि ये जो आप जी बात बोल रहे हैं ना, ये बात सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है जी जी क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो डेवलप कब होती है। जैसे मैं ही खुद को लूं, जब मैं शुरुआत में वीडियो जी बनाता था सर। ना, तो मेरी आवाज अलग भागती थी, आंखें अलग भागती थी, और घबराहट अलग से ऐसे 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 होता था, है ना। तो फिर जी सर। जैसे ही सही बात। जॉब में आया, जॉब में आने के बाद क्या हुआ, कोई भी कार्यक्रम होता था माइक पकड़ा देते थे, बोलिए। अब मुझे समझ में आ गया कि या तो मैं ये आदत सीख लूं, या मैं जी जो मैं पीछे बैठने लगूं रो में। तो मैंने सोचा यार यार इसको आदत में बदलना है। तो ये आप सबके लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि क्या होता है ना, आपका फेस एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, ये सबको सुधरेगा और सुधारना है, और उसको सुधारने का एक तरीका है। तरीका ये है कि अच्छा सतवीर जी आपकी फोटो दिख गई है, मैं अच्छा पहले आप खोले हुए थे, जी अच्छा जी मैं जी मेन बात बता देता हूँ कि होता क्या है कि जैसे कुछ भी आप बोलो, सबसे पहले धीरे जी धीरे सर। बोलना शुरू करो। बात समझो, क्या होता है कि हमारे दिमाग में आइडिया बहुत होते हैं, हमें लगता है जल्दी 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 बता दो, समझ गए। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि हम बस मुंह से सोचते हैं कि जितनी जल्दी बस उड़ेल दो, समझ गए। उसके सही बात। चक्कर जी में क्या होता है कि हमारा एक्सप्रेशन ऐसे स्थिर हो जाता है, ऐसे सर सर ऐसे 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 हो जाता है ना। तो उसके चक्कर में क्या, जी तुम्हें जी तो लगा कि तुमने अपनी बात रख दी, बात समझ गए, जी तुमने तो लगा तुमने बिल्कुल बढ़िया सा हलवा बना के दे दिया, और दिया किस मूड में, ऐसे खड़े होके, बात समझ गए। लेकिन तुम अगर किसी भी कहते हैं ना वक्ता को देखोगे, किसी नेता को देखोगे, तो वो रिलैक्स मोड में ऐसे बैठेंगे, आज हम ऐसा कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो बोलने की स्पीड है वो धीरे होती है। इससे क्या होता है, जो माइंड के थॉट होते हैं वो इससे मैच करने लगते हैं, बात समझ गए। जब जी माइंड जी के जी थॉट आपके कहते हैं ना बोलने की स्पीड से मैच करने लगेंगे ना, फिर आप उसी बीच में सोचते जाओगे, बोलते जाओगे। हम लेकिन बोलते अगर जाएंगे। स्पीड बढ़ा दी, तो आपकी ये तो 2 मिनट की है, यहाँ भरी है, 2 मिनट के निकलने के बाद ना वहां ब्रेक आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड पर ये बना रहा है 1 मिनट में, ठीक है, ये बना रहा है 2 मिनट में, दे दिया काम खत्म। अब 1 मिनट का जो गैप आएगा ना, वो तब भरेगा जब आप बिल्कुल रिलैक्स मोड, सबसे पहले रिलैक्स मोड में रहिए। कभी भी अभी से प्रैक्टिस करिए, जैसे मैंने पहली प्रैक्टिस बताई थी कि अपने रूम में जाने के लिए ये सोचिए कि आप इंटरव्यू के रूम में जा रहे हैं, पहली चीज, जी सर वो। ठीक है, जी बाकायदा मैं वही करता हूँ प्रैक्टिस सर, वो करिए। आपको देख। देखो मॉक आप 2 4 दे दोगे, 5 दे दोगे, उससे चीजें नहीं बदलेंगी, बात समझो, वो जजमेंट का पॉइंट जी है। आपकी जो प्रैक्टिस है घर की, वो प्रैक्टिस उस दिन जज सही होगी, बात है। समझ गए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस घर पे करोगे, बुमराह नहीं कहते हैं दीवार के कोने पे बॉल मारता था, घर पे मारता था ना, जी जी तभी तो वो सिक्के पे भी रख के मार लेता था। तो आपको अपने ही कमरे को अपना इंटरव्यू का चैम्बर बनाना है। उसके लिए क्या है, अब कम्युनिकेशन स्किल ऐसे सुधरेगी। अपने कमरे में एक शीशा रखो, बाजार से ले आओ, जहां भी आप रहते होगे बाजार से एक शीशा ले आओ, ठीक, शीशा ले आओ। और कोशिश करके ना, बिल्कुल भी एक थोड़ा सा खड़े होके करना, कभी भी खड़े होके, खड़े होने में क्या होता है ना, हमारे जो हाथ पांव हिलते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, वो आपको समझ में जी आएंगे। जी बात समझ रहे हो, बैठने में तो आदमी कहीं भी टिक जी जाता सर। है, लेकिन जब आप खड़े होगे ना, तो खड़े होने में सबसे पहले आपके जो हाथों के एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो वो आप कोशिश करके, जो हाथ होते हैं हमारे, हमें क्या करना है, जो चलने फिरने वाली चीजें होती है उनको रोकना है। जैसे अपने हाथ है, ऐसे हाथों को ऐसे, ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं देख तो ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से कर लिया, जी ताकि जी दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ लिया, ठीक है। अब तुम्हारे हाथ नहीं हिलेंगे, तुम्हारा जो फोकस है वो कहाँ है, सीधे माइंड में आ गया, माइंड से मूव, क्योंकि बाकी चीजों को तुम्हें रोकना है, क्योंकि तुम्हारा माइंड जो सोच रहा है, अब तुमने हाथ ऐसे कर लिया, पैर स्थिर कर लिए, अब तुम्हारा फोकस क्या है, तुम्हारे शरीर में सिर्फ इसके ऊपर की बात है,
है ना। अब इसके ऊपर तुम्हारा माइंड चल रहा है, तो अब तुम जो सोचोगे ना, अब उसको धीरे धीरे बोलना है। अब शुरुआत कैसे करनी है, ऐसे अपना बैठ गए या खड़े हो गए या बैठ गए, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूं, मतलब रिलैक्स, इसमें ध्यान नहीं लगाना, बिल्कुल रिलैक्स। दो चार बार करने के बाद ना ये रिलैक्स मोड में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे करके हाथ ऐसे रख लिया, बस आराम से, और बिल्कुल स्थिर हो गए। फिर आपको क्या फोकस करना है, अपना चेहरे का एक्सप्रेशन। आराम से शीशे के सामने बोलना है कि मेरा नाम ये है और मैं इस तरह से हूँ। क्या होगा जब आप बोलोगे ना, कई बार ऐसे करोगे फिर वैसे करोगे, फिर आपको धीरे धीरे लग जाएगा कि ये फ्लुएंट कैसे आएगा। फ्लुएंट ऐसे आएगा, पहले आपको धीरे धीरे बोलने की आदत पड़ेगी, बिल्कुल ग्रिप बना के रखना कस के, कि हमें धीरे धीरे बोलना है, अच्छे से समझाना है। क्योंकि जब आप धीरे बोलते हो ना, तब आपको आवाज में भी बेस दे सकते हो, ठीक। पहली चीज, ताकि जी अगर इंटरव्यूअर एजेड भी है, कम सुनाई दे रहा मान लो इन केस, तो आपकी बात अच्छे से उन तक जाएगी, वो भी सुनेंगे। और क्या होगा, जितनी जल्दी जल्दी आप बता दोगे ना, वो भी दूसरी जगह घुस जाएंगे। तो उससे क्या होगा ना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे लेवल की तभी होगी। फिर आप धीरे धीरे बोलोगे, फिर आंखों को मैच करोगे, और हमेशा कोशिश करना है, पहले तो माइंड और इसको मैच करना है, ठीक। दूसरी चीज, अपनी आंखों को लहराते रहना है, बात समझ गए। मैं इसीलिए ये चीज कह रहा हूं, शरीर को स्थिर रखना है, ठीक है, फेस को स्थिर रखना है, और आंखों का जो मूवमेंट है वो ऐसे ना, ऐसे ऐसे होते रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं तुम ऐसे ऐसे मतलब आप जितने भी बोर्ड में मेंबर बैठे हैं ना, उनसे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, इधर भी तो उनको भी ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा इग्नोरेंस नहीं नहीं कि होना एक ही चाहिए। आदमी से बात कर रहे हो। उन बोर्ड मेंबर ने कुछ पूछा तो तुम बिल्कुल स्थिर हो गए, बिल्कुल फिक्स। अब तुम्हारी आंखें सिर्फ उनको देख रही हैं और बाकी सब काला हो गया, ऐसे नहीं करना है। बात समझ गए। तो मैंने जो स्टेप बताए हैं, वो स्टेप सभी लोग करो। वो स्टेप को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो स्टेप ना आपके मॉक से सुलझेंगे, वो स्टेप आपको कभी कोई नहीं बताएगा। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 18 से धीरे 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 बोलना शुरू किया, फिर स्पीच दी, तब मुझे लगा कि यार मैं तो कभी बोल ही नहीं पाता था, अब किसी के सामने खड़ा कर तो बोल लूंगा। तो मैंने समझ में आया कि मेरे वर्क ऐसे ही होता है। क्योंकि तुम लोग भी बहुत समझदार बच्चे हो, जो इतना पेपर निकाला है, सब कुछ है, सब है। लेकिन हम लोग सर सीखते हैं ना इसी दौर में, एक बार सीख लोगे जी सब कुछ करने लगोगे, समझ गए। तो अब बात समझे, पहले हाथों का एक्सप्रेशन, शरीर के नीचे के भाग को गायब किया, फिर अब इस माइंड को अपनी वॉइस से कनेक्ट किया। धीरे बोले, थोड़ा ऊंचा बोले, धीरे बोले, ताकि आवाज शोर भी ना लगे, ठीक है। और उसके बाद अपनी आई को धीरे धीरे अपना मूवमेंट करते रहे। ये सारे स्टेप एक दिन में नहीं होंगे। पहले आप बैठना सीखोगे, स्थिर करना सीखोगे, फिर आप माइंड को इससे जोड़ने में कम से कम आपको 7 दिन लगेंगे, बात समझो। फिर आपको आई कांटेक्ट को ऐसे ऐसे मूव करोगे, समझ गए। लेकिन अगर आप ये कर ले गए, तो मैं दावे से कह रहा हूं इंटरव्यू में आपको 2-4 नंबर ज्यादा ही मिलेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप किसी से आई कांटेक्ट बना लेते हो, सबको देखते हो, तो आपके जाने के बाद भी आप उसकी आंखों में बसे हो, बात समझ गए। तो वो कुछ भी कहेगा, लेकिन वो आंखें बंद करने में भी तुम्हारी चेहरा उसके चेहरे से हटेगा नहीं, क्योंकि तुमने आंखों में आंखें डाल के बातें करी है सब, हर क्वेश्चन की। कहते हैं ना, आपको मिले पहले 15 मिनट हो, 2 मिनट एक से बात करी, 2 मिनट एक से बात करी, उसको लगा हमसे तो 2 ही मिनट बात करी थी, लेकिन नहीं, तुम 10 मिनट सबसे 10-10 मिनट दियो। तो अगर कोई बात होगी ना, तो अच्छा ही होगा, समझ गए बात को। अब बताओ, कोई क्वेश्चन हो जैसे। हाँ सर, बताइए। एक सर ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड से सर मुझे क्वेश्चन था कि मैंने पीसीएम से किया है, बीएससी की है सर, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यार देखो, पीसीएम से किया है, ठीक है ना। अब पीसीएम तुमने, और यार देखो ये चीज में तभी, बीएससी आपने किया हुआ है तो बीएससी बीएससी में आप क्या आगे कर सकते थे, आप एमएससी करते, मास्टर जाते, पीएचडी करते, ठीक है। बहुत सारी चीजें, पीसीएम से आपसे क्या बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। अगर देखो, मुझे तो ये लगता है कि पीसीएम से क्या क्वेश्चन उठेगा। यार देखो, आपका डैफ में देखूंगा ना, देखो ये इंडिविजुअल जी स्पेसिफिक होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग, देखो पीसीएम पर से बीएससी कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं लगती, बात समझो मेरी बात, ठीक है ना। जी जी स्पष्ट सर। बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं लग रही। लेकिन हो सकता है आप बनारस से आ रहे हो या किसी अच्छी जगह से आ रहे हो ना, तो वहां के सवाल निकाल लेगा। इलाहाबाद से आ रहे हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो ओआरओपी चल रहा था ना, वहां पे वहां का कौन सा प्रोडक्ट है, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। वहां का कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, क्या है, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये स्पेसिफिक रहेगा। अब आपसे केमिस्ट्री या फिजिक्स स्पेसिफिक क्या सवाल पूछेगा, वो तो अब ऐसा तो नहीं पूछेगा, क्या बोलते हैं, क्या मैं बोलूं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बता दो, पूछ भी सकता है, ठीक है ना। आपने पीसीएम से किया है, मैं आपसे पूछता हूँ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। सर अभी तो नहीं कर पाऊंगा सर।
अभी नहीं कर पाओगे ना। देखो ये बेटा मैंने कब पढ़ी थी, मुझे पढ़े हुए करीब, अब ये पीसीएम छोड़े हुए तो 10 साल हो रहा होगा मुझे, 10 साल नौकरी, जी जी मतलब जी 2013 का पास आउट हूँ, लेकिन आज तक मेरे दिमाग में बेसिक चीजें तो है ना। हाइजेनबर्ग जी प्रिंसिपल जी कहता है कि आप किसी भी चीज की, ठीक है ना, पोजीशन और टाइम, ये दोनों एक समय पे नहीं बता सकते। इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो पीसीएम में ना ऐसे डीप डाइव इन वाले सवाल पूछ बनेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग किए होते तो इंजीनियरिंग क्या है, कंटेम्प्रेरी से रिलेटेड होती है। मान लो ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल। हाँ राहुल भाई, आप कुछ एड ऑन करना मैं चाहो, ये क्योंकि कह यहाँ रहा पे हूँ कि थोड़ा मैं जैसे ब्लैंक हो रहा हूँ। बीएससी पीसीएम जो है ना आपका, आप उसमें ज्यादा घबराओ नहीं। देखो होता क्या है ना जी कि जी इस पे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला है नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जैसे अगर आप बीए है करे नहीं, होते, सही बता रहा हूँ। बात समझो, तो बोर्ड मेंबर जितने भी हैं वो सिविल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो हिस्ट्री से पूछ लेंगे, ज्योग्राफी से पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। लेकिन पीसीएम क्या हो एग्जैक्टली जाता हाँ। है ना कि वो इतना ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है, बात समझो, है ना। और भाई वो ये भी, चीज पे मैं वहां पे इसलिए पहुंचा क्योंकि मेरे पास भी सवाल नहीं आ रहे थे दिमाग में कि तो पीसीएम पे क्या इसीलिए पूछूं। ठीक पीसीएम में इसलिए मैं बिल्कुल भी आप हाइजेनबर्ग घबराओ नहीं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे चला गया। आप आराम घबराओ से, नहीं इससे, हाँ। आप उसके अलावा जो इसने बताया ना, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली है, प्लस जो करंट के टॉपिक है, आप जी उस पर फोकस करो। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप भी पता है कि जो बीएससी की है ना, वो इस लेवल की है ना कि वो आज तक उनको भी नहीं पता होगी, बात समझो। जो हाई स्कूल लेवल एकदम में हम सही लोग बात पढ़ते है। हैं ना, कि वो सारा पढ़ लिया, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, बस वही समझो आप। बाकी यार उनकी उसकी भी आपके नहीं है। इंटरव्यूअर में कोई भी ये मत सोच के कोई मतलब ये सोचो कि फिजिक्स के कोर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होगा, इतना जानो नहीं होगा वो। ठीक है ना। आपका ऑप्शनल क्या था, आप ये बताइए, ऑप्शनल क्या था? आप ही से बात करो सत्यवीर जी, आपका ऑप्शनल क्या था? जी सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? सर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी मतलब नहीं कर पाया था, इतनी इसी नहीं पे किया है, फोकस था ठीक मेरा। है ठीक। जी अच्छा जी ठीक है, फिर आपका डेप्थ देखेंगे ना तभी उसमें और चीजें निकल जी जाए जी कुछ। जैसे मैं जान रहा हूँ ना, ठीक आप है, साइड और भी साइड में क्वेश्चन कुछ ले एक लेते हैं, ठीक है बताते हुए सतवीर जी, और भी और क्वेश्चन ले क्वेश्चन ले लेते हैं लेते ना। जी हैं, जी ठीक है। ठीक है, और नंबर ठीक 2 पे मंजीत जी का ले लें। मंजीत जी आप अपना पूछ लीजिए। हेलो। गुड हाँ इवनिंग मंजीत, सर। गुड इवनिंग तो नहीं है, मतलब नमस्कार सर। नमस्ते, बताएं। कोई बात नहीं मैडम, कंटिन्यू करिए। सर मेरा क्वेश्चन एक ये है कि अगर कोई टॉपिक डिस्कस होता है तो उसमें हम गवर्नमेंट को किस लेवल तक क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, अगर वो हमसे ओल्ड पेंशन के बारे में ओपिनियन चाहते हैं तो उसमें हम उनको कह सकते, सबसे पहला तो ये तो है फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा ये सब। लेकिन क्या हम इस चीज ठीक है। को उधर लेके जा सकते हैं कि लाइक जैसे पॉलिटिशियन जो एमएलए एमपी हैं उनकी पेंशन चलती आ रही है, जो लाइक अभी पार्लियामेंट में भी हाँ समझ डिस्कस हुआ गया, एग्जैक्टली हाँ। यार था। तो देखो, एक ही। आप ये जानिए, देखिए, आ, आप जो कह रहे हो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म के किस लेवल तक जाना है, देखो आपको ना दो चीज बोलने की तरीका होता है, ठीक है ना। जी योर जैसे किसी को बोलो, किसी दो, मैं दो दो एस्पेक्ट बता रहा हूँ, आपको जज कर लेंगे मैं क्या आंसर करना चाह रहा हूँ। किसी को आप बोलो यार तुम एकदम बेकार हो ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस एकदम खराब है, 2 कौड़ी के घटिया काम करते हो ना। दूसरा बोलो, योर परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन अप टू द मार्क इन द करंट सेशन, या ऐसे करके बोलो। तो दोनों में बोलने में आपको अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? योर जी सर। परफॉर्मेंस हैज बीन सब ऑप्टिमल इन द करंट सिनेरियो, ठीक है ना। सब जी ऑप्टिमल, ठीक है, बिलो द लेवल, बिलो द एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये मैंने बोल भी दिया, ठीक है ना, लेकिन इतना सामने वाले को चुभा नहीं। तो अगर गवर्नमेंट के किसी भी चीज को आप क्रिटिसाइज करोगे ना, तो दूसरी वाणी का इस्तेमाल करोगे जो बोला, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना। जी ये मैं सर। जी तुम्हें एक सर। ओवरऑल बताया मैंने, बात समझ में आई जी आपको जी क्लियरली? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बोलना है, ठीक है ना, कि ये खराब है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, दिस शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है ना। जी वैसे जी जी मैं ऐसे कि इसमें सब इसमें ऑप्टिमल है। इसमें इसमें मैं बताइए ऐड राहुल कर भाई। देता हूँ। है क्या कि जब आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, अभी आप जब जॉब के पहले होते हो ना, तो आपको लगता है कि हर चीज में कहते हैं ना जस्टिस हो रहा है, सब कुछ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप जी रियल में सर। आते हो ना, तो आपको सच्चाई पता चलती है। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम्म, अ, अभी मान लो कोई भी चेयरमैन बने हैं, यूपीएससी के जो भी बने हैं, ठीक है, जो भी है करंट में, कोई भी होगा, एक्स वाई जेड, कोई भी किसी भी पद पे है, तो जी जी उसकी थिंकिंग क्या होगी? अब आप, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आप बताओ उसकी थिंकिंग क्या होगी? वो किस तरफ डाइवर्ट होगा? अगर आप एंटी बोलोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव हम्म, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। जी एकदम सर। जाएगा सर। तो हर जाएगा चीज सर। सही नहीं जाती है। जब आप जॉब में आओगे ना, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी, है ना। तो आपको क्या और एक चीज करना है? जानो,
बताओ और मुझे। तब तक नेगेटिव नहीं बोलना है जैसे मेरे मुंह में डंडा ही डाल दे कि ये चीज खराब है, ये चीज हाँ, अच्छा, मतलब उसमें एकदम भी मुंह क्या में बोलना घुसे। है, उसमें भी ये बोलना है हम्म, इसमें अगर ये कदम उठ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे आयुष्मान भारत जी स्कीम है, वो पूछेंगे कि ये सक्सेस हुई कि नहीं हुई, बात समझो। तो उसमें जी ये जी कहा जा सकता है कि आयुष्मान भारत एक बहुत अच्छी स्कीम है, सब कुछ है, अवेयरनेस की कमी से सक्सेस नहीं हो पा रही, इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए। बात समझ गए? कहने का मतलब हाँ बुराई नहीं करनी है, तुम्हें ये कहना है कि इसमें ये सेगमेंट ऐड कर देना तो और अच्छी हो जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जी बहुत से बच्चे, क्या होता है, मेरे साथ के भी बहुत बंदे रहे हैं जो यूपीएससी में भी फेल हो गए, बहुत निकाले, क्योंकि उन लोगों ना क्या रिजिड हो जाते हैं। आप ये भूल जाते हो कि जो सामने बैठे हैं उनको, वो भी तो कहीं से आए हैं ना, बैठाया ही गया जी है ना। तो आपको भी पता है कि चीजें बदलती है तो चीजें भी बदल जाती है ना। आज वो बैठे हैं, कल को दूसरे आके बैठ जाएंगे, तो आपको, आप एंटी बोल भी दोगे तो आपके नंबर तुरंत कट जाएंगे। तो समझदारी क्या है इंसान की, आप ऑफिसर और बनने सुनो, जा रहे हो। और दूसरी चीज, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, इंटरव्यू में डिप्लोमेटिकली बोलना आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बोल के सुनाया, ठीक है ना। जी अगर पहली बात वहां तक जाना नहीं है और ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है, सो इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न बोल के निकल गए वहां से, ठीक है ना। ओके सर। और ठीक। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जो रैंडम क्वेश्चन होते हैं, लाइक जैसे इस टाइप के, पता नहीं, मैंने तो यूपीएससी में पूछा था तो सीनियर्स ने सजेस्ट किया था कि ऐसे रैंडम क्वेश्चन उठ जाते हैं यूपीएससी में कि लाइक यू डू यू बिलीव इन गॉड इज लाइक, तो उनका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का क्या करे फिर भाई मतलब। जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपकी थिंकिंग है वही आंसर दीजिए, ठीक है ना। इसमें ब्लफ मारने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बिलीवर हैं, यस आई परफेक्टली, मेरे से पूछे, मैं यस सर आई बिलीव इन गॉड, ठीक है ना। अब सर लेकिन पॉइंट इज कि मेरा और गॉड का संबंध मेरा प्राइवेट प्राइवेट डोमेन है, समझ रहे हो ना। अगर आप एक इवेंचुअली बहुत ज्यादा अगर जानने लगे ये मेरा प्राइवेट डोमेन है, जैसे कि रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर, ठीक है ना, नॉट अ पब्लिक अफेयर, समझ रहे हो, जी ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो भी बोलोगे सच पे स्टिक करना, इट्स अ फॉर्म ऑफ, इट्स माय कनेक्शन विद द सुप्रीम एनर्जी, विद द सुप्रीम बीइंग, ठीक है ना। जो भी रिलीजन है, रिलीजन उसके एंड, और फिर तो वही बस सर्वधर्म सद्भावना वाली बात कि सर रिलीजन इज अ पाथ, ऑल द रिलीजन आर डिफरेंट पाथ टू द सेम गोल, ठीक है ना। ऐसे करके खत्म करके निकल गया वहां से, इसमें ज्यादा डेल्व नहीं करना है। ठीक है, ओके दूसरे सर। क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा ले थैंक लो। यू नमन, सर। नमन जी, नमन का ले लेते हैं। नमन, आप बोलिए। नमस्ते सर। हेलो। हाँ, नमस्ते। हाँ सर, मेरा कुछ क्वेश्चन है सर। पहले तो ये है कि ईपीएफओ में कितने नंबर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ जगह में जैसे देखा था कि ईपीएफओ का कॉर्पस कितना है, या उस तरीके के नंबर्स इंपॉर्टेंट है क्या सर, मतलब लाइक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, या मतलब जैसे कुछ कुछ मॉक में देखा पूछा गया है लोगों से ना, क्या तो वो इम्पोर्टेंट कितना, कैसे नंबर्स अच्छा इंपॉर्टेंट है सर। यार, नंबर्स अगर आइडिया हो तो बोलिए। वैसे 19 लाख, 19.5 लाख करोड़ के करीब का है कॉर्पस ईपीएफओ का। राहुल भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 19 लाख करोड़ के करीब का कॉर्पस है ईपीएफओ का। लेकिन हाँ, ये नंबर्स याद रहे तो भी ठीक, ठीक है। देखो वही मैं कह रहा हूँ, इंटरव्यू एक ओवरऑल, जैसे सब्जी बनती है ना, सब्जी में 10 इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, तो अगर लौंग इलायची थोड़ी ऊपर नीचे भी हो गई तो डेटा, ओवरऑल सब्जी का डेटा, टेस्ट सही आ जाएगा, काम हो डेट जाएगा। नहीं नहीं, डेटा जब भी बताना है अराउंड में बताना है, इतने के अराउंड है ना, बस। जी अराउंड सर। एकदम। बस कि तो सर जैसे इसी का नेक्स्ट से, हाँ तो जैसे सर इसमें एनुअल रिपोर्ट में जैसे ईपीएफओ का पढ़ रहा था तो 21-22 का सर अभी आप वेबसाइट में है सर, तो 22-23 का भी नहीं आएगा क्या सर, या मैंने बुकलेट टू मतलब। में डाला हुआ है, उसमें लिखा है कितने कंट्रीब्यूटरी, क्या है क्या नहीं है ना। नहीं नहीं सर, जैसे ईपीएफओ वेबसाइट में ना सर, वो मतलब एनुअल रिपोर्ट 21-22 का है सर, तो उसके नेक्स्ट ईयर का भी नहीं आएगा क्या, मतलब लेट आता है या कब तक आता है। देखो, है क्या ना, आप मोटा मोटा एक याद रखो बस, है ना। उसी के ठीक है। हिसाब से रहता है कि सर इतने ही है लगभग। और पिछले साल का भी दे दोगे, बोल दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। पिछले बार बोल जी दिया इट सर। वाज अराउंड दिस थिंग लास्ट ईयर, ऐसे करके निकल गया बोल के। ठीक है सर। ईपीएफओ का इंटरनेशनल वर्कर के साथ एक जैसे मैं था, तो उसका थोड़ा सर, थोड़ा मतलब गाइड करते हैं, मतलब थोड़ा ब्रीफ करते हैं सर, थोड़ा इंटरनेशनल वर्कर से जैसे हम लोग अभी एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें क्या होता है, मतलब हम्म। क्या है ईपीएफओ यार का देखो, प्रोविजन थोड़ा। अब समझो मेरी बात। कोई जैसे कि आप इंडिया में काम कर रहे थे किसी XYZ कंपनी में, ठीक है ना। जी सर। वो कंपनी में यहाँ पे इंडिया में पीएफ कटाती थी वो, मतलब यहाँ पे आपका पीएफ कटता था, वो भी जमा करती ठीक थी है और सर। आपसे भी काटती थी, ठीक है ना। आप किसी फॉरेन कंट्री गए, ठीक। आप जैसे कि यूएस वगैरह जाएंगे ना, तो वहां पे लैंड करते ही इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है एक आदमी को, SSN नंबर बोलते हैं, ठीक है। ओके तो सर। जी सर। हमारा ये रहता है,
इंटरनेशनल वर्कर में जो सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट होता है हमारे कंट्रीज के साथ, वो ये होता है कि जैसे हमारा साउथ कोरिया के साथ है, हमारा जर्मनी के साथ है, इन कंट्रीज के साथ है हमारा अग्रीमेंट, ठीक है ना। तो जी सर, जी मान सर। लीजिए हमारा वर्कर जिसका इंडिया में पीएफ कट रहा था, वो अगर फॉरेन में जाता है, ठीक है ना, और अगर उसका हम्म, इंडिया में पीएफ कटता रहता है, समझ रहे हो, इंडिया में पीएफ कट रहा है, जैसे हमारी कंपनी सैमसंग ने कोरिया भेज दिया, ठीक है, तो अगर उसका हम्म। इंडिया में कट रहा है पीएफ, तो सैमसंग उस पे अपने कंट्री का लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा, समझ रहे हो, मतलब डबल ठीक डबल है ना। डबल टैक्सेशन, जैसे डबल बॉडी होता है ना सर, दोनों हाँ, को। डबल 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 वाली चीजें नहीं रहेंगी कि इंडिया में भी कट रहा है और फॉरेन में भी कट रहा है, समझ रहे हो ना वो, क्योंकि यूएस में आपको सैलरी मिलेगी 30, हालांकि हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है ना, और वो जी सर। करेंगे भी नहीं हमारे साथ, क्योंकि क्योंकि इंटरनेशनल वर्कर पे ये कंडीशन लगाते हैं कि मान लीजिए अगर उसका उसकी कंट्री में नहीं कट रहा है ना, अगर कट रहा होता है तो वो जब इंडिया से कोई मान लीजिए कोरिया जाएगा, तो सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज सीओसी बोलते हैं, ठीक है भैया, डिटेल में जा रहे हैं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज लेकर जाएगा, हम्म, वहां पे कंपनी में प्रोड्यूस करेगा कि भाई हम कवर्ड है, इसलिए उस पे उस कंट्री के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी सोशल सिक्योरिटी की देखभाल उसकी पेरेंट कंट्री कर रही है, समझे आप, ओके, ठीक है। ठीक है। और एक और फायदा होता है कि मान लीजिए आप 2 साल कोरिया रहे फिर वापस आए, तो जो कोरिया में हम्म, मान लीजिए इंडिया में जो कटा था वो कंटिन्यू रहेगा ना, और मान लीजिए आप हम्म, आपने कोरिया में ही जॉब शुरू की थी, ठीक है ना, और फिर आप इंडिया ट्रांसफर हो गए, तो आपका जो कोरिया का हम्म, कॉर्पस है वो ट्रांसफर भी तो होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इन सब जी चीजों सर। को ध्यान में रखते हुए सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस लाए जाते हैं कि कम से कम आदमी के डबल डबल सोशल सिक्योरिटी कटने की टेंशन ना रहे, क्योंकि यूएस में क्या है, आपकी 30% सैलरी काट लेते हैं एंड दे डोंट गिव इट बैक, अगर आप इंडिया आ भी गए हम्म, ना तो वो पैसा आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि जी सर। हमारा उनके साथ अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल हम्म, वर्कर एक वैसा डोमेन है, लेकिन आपको यही बोलना है, क्योंकि मैक्सिमम डेवलप्ड वर्ल्ड में सोशल सिक्योरिटी को लेके काफी जागरूकता है, वहां पे सोशल सिक्योरिटी को हम्म, काफी तवज्जो मतलब वेटेज दिया जाता है, इसलिए हमारी कंट्री में भी होना चाहिए, और हमारे अग्रीमेंट्स होंगे तो वर्कर्स की मोबिलिटी में हेल्प करेगा, ये आपका आंसर है, ठीक है ना, वर्कर्स की जी सर, इंटरनेशनल मोबिलिटी में दिस विल हेल्प, समझ रहे हो। समझ रहा हूँ। मतलब एटलीस्ट वो सोशल सिक्योरिटी लेवल पे उसको मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि वहां चले जाएगा तो फिर मतलब फिक्र नहीं करना है उस हिसाब से उसको। एग्जैक्टली हाँ, डब प्लस ओके। उसका जो कॉर्पस कटा है किसी भी कंट्री में, वो दूसरी कंट्री से कंसिडर करेगी और उसे कॉर्पस विड्रॉल में हेल्प होगी, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और एक जैसे नेक्स्ट चीज, जैसे एक तो ईडी एलाइस और एसिक में थोड़ा बेसिक मतलब सर थोड़ा कंफ्यूजन से दोनों में difference- EDLI, एक मैंने मिनट एक पहले मिनट तो मैं अपना ऐड कर दूं। देखो, सुनिए सुनिए सुनिए। इंटरनेशनल हाँ वर्कर जी इसका अभी 18 कंट्री के साथ हमारा है। और जो बुकलेट नंबर जी 2 सर। है ना, बुकलेट नंबर 2 में जी मैंने सर। पूरा दिया है कितने अभी करंट में हमारे पास एम्प्लॉय है, कितने वर्किंग है, कितने कंट्रीब्यूटरी हैं, कितने नॉन कंट्रीब्यूटरी हैं, और बेसिक क्या होता है, यूएन क्या होता है। एक बार बुकलेट 2 को ना अच्छे से एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेना, बेसिक नहीं थोड़ा सर, थोड़ा थोड़ा देखना। कंफ्यूजिंग था इसलिए थोड़ा मतलब मुझे बेसिक नहीं आइडिया नहीं, था, बिल्कुल कंफ्यूजिंग बिल्कुल कोई लग दिक्कत रहा नहीं, था आप पूछ इसलिए लो मैंने आराम पूछा। से, जी सर। बिल्कुल पूछ लो, हमने कहा बता दें अगर ना जी बताओ सर। आपको। नहीं नहीं नहीं, जी सर। सर थोड़ा तो एटलीस्ट देखो बस मतलब इंटरव्यू में आपको मोटा मोटी पिक्चर दिमाग में रखनी है, वो यही है कि हम्म, जो आपको बोला, और बाकी राहुल भाई जो बता रहे हैं आपको बुकलेट से देखने का, देख लेना, जी सर। जी। लेकिन बहुत टेक्निकल वो नहीं होगा क्योंकि उसे भी नहीं पता होगा, समझ रहे हो ना, हम्म, 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 हम्म। ठीक है। सर तो नहीं सर, वही बता रहा था सर, जो एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस हम लोग जैसे ईपीएफ का अंडर, और ऑटो एसिक वाला ठीक जैसे है, हो गया, तो देखिए, जैसे बताते हैं कि ईडीएलएस हो गया ऐसे एक्सीडेंट के टाइम में ना सर, जैसे हाँ सुनो मेरी बात, मतलब जो ऑन साइट वाला। जी एम्प्लॉइज सर। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, पूरा पूरा नाम बोला करो, ठीक है ना, जी सर। इससे क्या रहेगा ना, आपको भी ध्यान रखा, जी एम्प्लॉइज सर। डिपॉजिट लिंक मतलब ये जो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए कि ध्यान भी रहेगा, फ्यूचर में आपके दिमाग में भी रहेगा अगर सेलेक्ट हो जाते तो भी। ये जो ईडीएलआई है ये आपके पीएफ में कितना पैसा पड़ा हुआ है उससे लिंक्ड है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज जी सर। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। समझ ये तब मिलता है जब मान लीजिए राहुल भाई सिर्फ डेथ के केस में कवर्ड है ना, अगर नहीं किसी नहीं, वर्कर की काम करने के दौरान मृत्यु हो जाती है, काम मैं करने कह रहा हूँ मतलब ईडीएलआई सिर्फ डेथ के, सुनिए 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 सुनिए, एक चीज, अगर कोई वर्कर पीएफ में एनरोल है, पहली चीज ठीक, कंट्रीब्यूशन उसका आ रहा है। जी सर। अगर वो बीमार है, महीनों से नहीं आ रहा है, लेकिन वो पीएफ में एनरोल है, पीएफ में पैसा नहीं भी जा रहा है, हम्म, जरूरी नहीं काम करते वक्त मशीन के नीचे आ गया, वो घर में पड़ा है, मान लो रास्ते में आ रहा है, कहीं पे भी है, लेकिन अगर उसका पीएफ कट रहा है तो वो एंटाइटल्ड है इंश्योरेंस के लिए, समझ गए।
समझ में आया ना मन? मतलब वो कंपनी के रोल पे हो दौरान में। जी सर, ठीक सर। और एसी जैसे का कि सर, जैसे एसी का जो है हम लोग का उसमें। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ये जी सर। बेसिकली मेडिकल नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉय को ध्यान में रखता है, ठीक है। मतलब काम करने के दौरान अगर कुछ हादसा हो जाता है, ठीक है, तो आपकी जो मेडिकल इलाज कराना या तो ईएसआईसी डिस्पेंसरी में हो जाए, या वहां से मान लीजिए कुछ स्पेशल ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि मतलब वो टर्शरी केयर, समझ रहे हो ना, हायर लेवल हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है आपको, तो ईएसआईसी रेकमेंड करता है कि इनको भाई वहां पे इनका इलाज मान लीजिए एम्स में हो जाए या किसी बड़े हॉस्पिटल में हो जाए। उसके बाद जो उसके बिल होते हैं, क्योंकि आप जानिए सब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हमारी जेब के बाहर का एक्सपेंडिचर होता है, जो हम हैंडल नहीं कर सक पाएंगे अपनी ये इन मेडिकल खर्चों को कवर करने के लिए है। अब समझ गए ना, ठीक है। वो मेडिकल रिलेटेड है, ये ओवरऑल रिलेटेड है, पीएफ। जी सर, समझ गया, मतलब पहले समझ गया, ठीक है सर। और सर जैसे बता रहे थे सर, एग्जैक्टली मेडिकल रिलेटेड कोई मेडिकल, हाँ जैसे बता बोलिए। रहे थे इंटरव्यू में इतने बच्चे, तो सर क्या 10-15 मिनट ही रहेगा, या मतलब जैसे यूपीएससी जैसे बोल रहे 30-30 मिनट, 10-15 तो मिनट वैसा नहीं देखो है? भाई, अगर आप हम्म। इंटरेस्टिंग लगते हो उनको, बात हम्म। अच्छे से करते हो, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको इंटरव्यू 20 मिनट खींच ले। क्योंकि उसको जैसे हम होते हैं ना, किसी से मिलते हैं, मान लो तुम भी हो एज जी एन सर। इंडिविजुअल, किसी से मिलते हो, कभी बात करने में अच्छा लगता है, मन करता है ना 2 मिनट और 5 मिनट का वेरिएशन होगा, उससे जा सकता है। वो बात देखो एकदम फालतू बात कर रहा होगा, 2 मिनट में अपने दिमाग में ओपिनियन बना लेगा, वो दो चार अपॉर्चुनिटी देगा, हम्म। 7-8-10 मिनट में इंटरव्यू खत्म, ठीक है। या फिर आप बहुत अच्छा आपने बोल दिया, पहले इंप्रेशन ऐसी बना दिए। वही मैं कह रहा हूँ, इंटरव्यू एक एमिकेबल, आपको एक एमिकेबल एटमोसफियर इंटरव्यू में क्रिएट करना है जो आपके फेवर में हो। राहुल भाई आप ऐड कर लो कुछ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो क्या है ना, अभी क्या है कि अभी यूपीएससी के ऊपर बहुत प्रेशर है। ठीक है, करंट में जो जी सर। सीन चल रहा है, जैसे हम लोग का भी हुआ था, उसके बाद में हुआ था, आधे आधे घंटा चला था। चाहे बुरा बताओ चाहे जो बताओ, 20 मिनट से ऊपर ही चला था, है ना सबका। तो अब जो सिनारियो चल रहा है ना, अभी डिप्टी डायरेक्टर के हुए उसके, तो 10 से 15 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं रहे हैं वो। 10 मिनट में आपको तुरंत, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना है कि हमें तुरंत उनके पास समय आ गया भैया, इतने इतने में खत्म करना है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम 1 घंटा लो चाहे 2 घंटा लो। तो अब उनको टारगेट पूरा करना है। तो इस समय क्या है ना कि बहुत मतलब बहुत जल्दी जल्दी सब हो रहा है। तो 10-15 मिनट ही हार्डली दे रहे हैं अभी, जो करंट में दे रहे हैं। इसलिए क्या है कि उसी को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को भी बहुत कम ही समय मिलेगा। 10-15 मिनट, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हो जाए। तो आप ये मन में लेके चलो कि 10 मिनट का इंटरव्यू है। अब उस 10 मिनट में आपको बेस्ट देना है। अगर अच्छा हुआ तो थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, और बुरा हुआ तो भी ज्यादा ले लेंगे। बात समझ गए? तो इसीलिए ये हो सकता है। अब विवेक आप क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रहे थे? आदित्य आप पूछ लीजिए, आदित्य आप पूछिए। हाँ सर, मैं आपको मैसेज किया हूँ, उदित सर को भी और आपको भी। सर मेरा कुछ डाउट है कि आप बोल दीजिए आदित्य, अगर आप आप बोल लोग को दीजिए, डाउट मैसेज ज्यादा अच्छा पहुंच, है। हाँ, तो सर मैं अपनी जर्नी को कैसे जस्टिफाई करूंगा? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन ईपीएफओ? मेन कारण तो एक ही है कि सरकारी जॉब आपने है, पूरा अच्छा डाला प्रोफाइल हुआ है, है। वो मैसेज डाला है। क्वेश्चन डाला हुआ है। हाँ सर, वो मैंने आप अगर दोनों, मैं पढ़ लूँ तो आप तो बिहार सर से ये, हैं, बी फार्मा से हैं, आईटी बीएचयू से हैं, और पॉलिटिकल है। दो सर एग्रो लॉजिस्टिक है, जॉब करी है आपने। फिर अमेरिकन आईटी। राहुल भाई मैं इनके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ यार, कहाँ पे है ये? ये मैसेज बॉक्स में होगा, देख लो। एक बार तुम अच्छा पढ़ अच्छा, लो, जब तक मैसेज आप बॉक्स विवेक में। का आंसर ले लेते हैं, विवेक कर लेते हैं ना। विवेक आप पूछो, आपका ठीक भी है। हैंड रेस था काफी देर से। विवेक। हेलो हाँ सर, विवेक मेरी जी आवाज आ पूछिए। रही है? हाँ आ रही, विवेक बोल रहे हैं, हाँ सर। बताएं। बताएं विवेक, पूछिए, अपना हाँ क्वेश्चन जी पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरा बीटेक जो है सिविल इंजीनियरिंग से हुआ है, 19 पास आउट हूँ। और मेरा एमटेक हुआ है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से, 21 पास आउट हूँ। सर हम्म। इससे क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं? डीप में जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर, मुझे इसमें थोड़ा यार कंफ्यूजन है मुझे सर। ऐसा लग रहा है और फर्स्ट सर मैं मीटिंग में इसके तुम्हारा बाद, क्वेश्चन लिए थे हम। हाँ सर लिए थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं, लेकिन सर डीप में वो जाएंगे
नहीं जाएंगे, मुझे हम इसमें बहुत डाउट हो तुमको रहा एक बात बताया, मैं भी आर्किटेक्चर, मतलब मैंने भी आर्किटेक्चर किया हुआ है, प्लस मैं सीपीडब्ल्यू की है टीम सर। में था इसके पहले। तो मैं आपको यही बात सजेस्ट करूंगा कि क्या है ना, कि ये जो तुम्हारी सिविल की फील्ड है ना, ये बहुत हाईलाइटेड है। बात समझो, विस्टा प्रोजेक्ट बन ही रहा था बगल में, अभी देख ही रहो, है ना। और क्या होता है ना, कि जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, नई नई चीजें आ रही हैं, वो रोजगार भी छीन रही हैं। आप समझ रहे हो उस चीज को। हमारा क्या जी सर। डिपार्टमेंट है, रोजगार, लेबर मिनिस्ट्री का। तो आप, एक पॉइंट है आपका कि क्या जो टेक्निक्स है वो रोजगार कैसे हटा रही है, उसके लिए क्या नए नए चीजें आ रही है, पहली चीज वो। दूसरा, नई नई कंस्ट्रक्शन टेक्निक, सस्ते घर। ठीक है। ताकि देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना का 2022 का टारगेट था सबको आवास देने का, वो नहीं हो पाया। जी सर। समझ रहे हो। तो क्या है ना, कि सस्ते जी घर सर, वो कैसे दिए जा एक्सटेंड हो सकते हैं। गया है। क्या भाई। अब हेलो। प्रधानमंत्री आवास योजना को और वो कर दिया गया है, 62% उसमें, और बजट में उसको ज्यादा कर दिया हाँ, गया है तो अभी। कहने मतलब उसमें 2022 तक का था ना टारगेट, कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सबको वो आवास होगा, तो एक पूरा टारगेट दिया गया था ना। तो इसके लिए मैं आपसे यही जी। कहूंगा कि आपको क्या है, कि सस्ते घर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके अलावा जो रोजगार, जैसे नई नई टेक्निक्स आ रहे हैं, मशीनें आ रही है, वो कैसे रोजगार छीन रही हैं। और इन दोनों पे थोड़ा सा वर्क कर लो अच्छे से, है ना। तो थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है सर। क्योंकि देखो, उनको भी कोई डीपली कोई टेक्निक्स में नहीं जाता है, वो एक लेमन क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत नॉर्मल सा, कि हाँ ऐसा बता दो, वैसा बता दो। या जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको लेकर भी पूछ सकते थे, है ना, कि जो अभी काफी विवादों में भी रहा था पहले। और प्लस जी सर। जैसे, देखो, हाँ राहुल भाई कंटिन्यू करो। नहीं नहीं, तुम बताओ क्या बता रहे हो। नहीं वो ठीक है, मुझे मैं एक्चुअली किया ना, मैं उनका पढ़ रहा था, फिर दिमाग में कुछ क्लिक किया मेरे। तो ठीक है ना, आदित्य का हम खैर पहले आप इनका विवेक का कंप्लीट क्लियर कर कर लो। लेते हैं, फिर आदित्य का लेते हैं। तो हाँ एग्जैक्टली। विवेक जी, आपको हम यही बताएंगे कि आप नॉर्मल चीजें रखो, है ना। बेसिक चीजें, जी सर। जैसे जैसे सीमेंट हो गया, जो भी मटेरियल लगता है, उसका प्रोसेस पूरा जान लो, जीरो से लेके टॉप तक का। चाहे वो कंक्रीट हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे वो ब्रिक हो, है ना, उन सब का। समझ गए, पहले सुनो, तो ये पूरा जान जैसे लो। कि जैसे कि आप सिविल के हो ना, सिविल के हो, पहले तो नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी माइवन आपको पता ही होगा। माइवन में क्या होता है, कैसे मतलब हाउ इट इज बेटर, पूछ ले माइवन कंस्ट्रक्शन मालूम है आपको, नहीं पता है? क्या है सर, मैं सुन नहीं पा रहा। माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं सर। नहीं पता है ना, तो आपको, आप बताइए, सिविल के होते हुए आपको ये चीज आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है ना। माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है कि इसमें ईंटे ईंटों का रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना ईंटों के एक हम प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसमें हम, आप नेट पे हाँ ढूंढ सर। लीजिएगा माइवन कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं पूरा समझाऊंगा नहीं आपको। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर समझ गए होता है, सर, समझ कंक्रीट गए। भर के एकदम से घर, उसके फायदे क्या है। तो ये देखिए, एक ना, एक बोलते हैं ना कॉमन जनरल प्रूडेंस। कॉमन जनरल प्रूडेंस मतलब एक कॉमन विवेक, समझ रहे हो ना। आपकी फील्ड से रिलेटेड इतने सवाल के लिए आपको सज्ज, मतलब रेडी रहना होगा। ठीक है ना। आपने जैसे सिविल सिविल से किया था राइट आपने? और सिविल से सर मैंने बीटेक किया था, और मेरा एमटेक हुआ है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मतलब मोटा मोटी देखिए सिविल से ही रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली तो आपको माइवन के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है ना। या इसके अलावा भी हो सकता है दो चार नई टेक्नोलॉजीज हो, जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज गूगल करिएगा, कई सारी आ जाएंगी। ठीक है ना। किससे क्या आप प्रोज है, क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्स है। टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट वो पढ़ लो, ठीक। सस्ते घर कैसे बन सकते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक। तीसरा, हाँ टेक्नोलॉजी के एकदम सही आने बात है। से इसको लेबर, आपको प्रधान प्रधान हाँ बोलो बोलो राहुल भाई, बताओ बताओ। साइट में लेबर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी सुरक्षा को लेके, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो, साइट पे लेबर रहते हैं, ठीक है। तो उसकी सुरक्षा को लेके क्या हो सकता है। प्लस जो लेबर, जो कहते हैं ना, इसमें जो वो होती है कि मतलब रोजगार कम हो रहा है, उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये बेसिक चार पांच चीजें हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से नेट से निकाल के, क्योंकि वो जनरल चीजें वही पूछेंगे, और जनरल चीजें आपको भी बतानी है। ज्यादा टफ पूछ भी लेंगे तो आप उसे सॉरी सर कह सकते हो, थोड़ा मिलता जुलता बता भी दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं फंसेगी। और दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना से जरूर जोड़ना इसको, क्योंकि वो यही पूछेंगे कैसे स्पीड अप किया जा सकता है। ठीक है ना। हाँ, आपकी कैसे आप सबको कैसे घर दे सपोर्ट सकते करते हैं, तो आप ये है क्योंकि एग्जैक्टली सरकार तो पैसा दे इसलिए रही है। ये सही बात है, इसलिए आप ये सर मैं मॉडर्न अभी जॉब टेक्नोलॉजीज भी को कर रहा यूज हूँ करते सर। हैं। मैं सर अभी जॉब भी कर रहा हूँ, तो इसमें इसकी वजह से तो वहां से क्वेश्चन तो नहीं उठेंगे, जॉब से भी। किसमें जॉब कर रहे हैं आप? जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट है सर। अरे भाई क्यों नहीं उठेंगे, आपने लिखा होगा डैफ में, लिखोगे ना आप ये। हाँ, डेफ में लिखेंगे, नहीं अरे तो जल मेरा जीवन बिल्कुल। प्रोजेक्ट मिशन है, से उठेंगे या जल मेरे जीवन मिशन है। ग्रेजुएशन से उठेंगे?
जितना बताया वो तो पढ़ ही दोनों लो, से जल पूछा। जीवन मिशन को भी अच्छे से घोट लो, पूछेंगे 100% इससे। 100% पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप समझिए ये वही स्कीमें हैं जो सरकार ने बनाई हुई हैं, और हाँ, सामने बैठे और हुए तो पूछेंगे पूछेंगे ही कि पूछेंगे। ये सक्सेस है कि नहीं है, प्रोस कॉन्स। अच्छा, अब एक काम करते हैं, विवेक जी आपका हो गया, आदित्य का ले लेते हैं, तो फिर क्लोज हो जाएगा, फिर आदित्य जी का बताते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, सर। आदित्य, मैं आपका हाँ क्वेश्चन देख रहा था, राइट। आपने आईपैक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में काम किया, ये आदित्य आप सुन पा रहे हैं, राइट। सर। हाँ सर। एग्रो लॉजिस्टिक्स में थे। ये वही वाली है ना आपकी, जो प्रशांत किशोर वाला आईपैक। हाँ सर। हाँ जी, अब देखिए, अब आपसे तो आईपैक से तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग निकल जाएगा कि देखिए, 2024 की रणनीति क्या है? एग्जैक्टली नहीं, 24 की रणनीति के साथ साथ ये निकल जाएगा कि ये जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी शुरू हो गई है, ठीक है ना, ये आज के वोटर्स को, वोटर्स मतलब समझ रहे हो ना, एक जेन्युइन डिसाइसिव वोटर नहीं है वो एक समझ रहे हो ना, इंसेंटिवाइज वोटर है। क्यों? आप उसकी, जैसे कि कौन सा कैम्ब्रिज एनालिटिका का गौरव भाई था ना, राहुल भाई, कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक वो यूएस इलेक्शंस में हुआ था, उन्होंने क्या किया था, फेसबुक से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, फिर हर एक आदमी को कस्टमाइज एड्स दिखाए। समझ रहे हो, जैसे कि आप मान लो आपकी टेंडेंसी, आप गूगल सर्च ज्यादा करते हो, ऐसे ऐसे पेजेस मान लीजिए आपने फेसबुक पे लाइक किए हुए हैं, थोड़े कम्युनिस्ट वादी, ठीक है ना, या थोड़े लेफ्टिस्ट, या थोड़े राइट विंगर, मतलब धर्म, ये सारी चीजें आपने ऐड की हुई हैं। तो फिर आपको आपको इलेक्शंस अपने हित में जिताने के लिए हर हर आदमी के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक लगाई उन्होंने, और इससे वो इलेक्शन के रिजल्ट को, एक आदमी की थिंकिंग को चेंज कर पाए। आईपैक भी यही करता है, समझ रहे हैं ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टडी करता है, प्लस कैसे लोग हैं, इनकी क्या आई रिक्वायरमेंट एम होना चाहिए। टोट उसके लिए तो सर मैं प्रिपेयर, सर उसके लिए तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ ही, बट प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वाला चीज है वो मेरे करियर के अर्ली फेजेस में था। सबसे लास्ट है सर आईटी सेक्टर में जॉब। कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं आपने आपसे और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। मैं आपसे ये इसीलिए कह रहा हूँ सर। कि मैंने क्या कहा, आपका वो पार्ट है, लेकिन वो लास्ट में नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि आप बता देना, वो भले ना पूछे, लास्ट फेज में आपका दूसरा है, लेकिन आप इस बात को रखना, क्योंकि ये आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आप जनता से जुड़े हुए थे। ठीक है, फिर आपने कई जॉबें बदली, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, जनता से जो चीजें मैं जुड़ के ऐसे कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट करूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। और वो मुझे अच्छा लगता है, लोगों के बीच रहना, मदद करना और इस तरह से काम करना, है ना। सर और एक मेन चीज और, चीज ये जैसे था आप लास्ट यूपीएससी में। की तैयारी कर रहे थे, सुनिए, ये चीज सच सच हाँ बोलिएगा सर। कि आप ईपीएफओ की अलग से तैयारी नहीं कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इन द मीन टाइम आपने एग्जाम दिया, और सच्चाई भी वही है, समझ रहे हैं ना, और हम्म। आपका हो गया। अब आप ईपीएफओ में क्यों आना चाहते हो, पहले तो सही बात है, जो मैं वैसे सर्व कर रहा था, मैं डायरेक्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम होकर सर्व करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ज्यादा मतलब अगर कुछ बोलना वैसे इस हद तक जाएगा नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप इसी फिलोसफी से आए कि यूपीएससी नहीं हुआ, कम से कम यूपीएससी के थ्रू दूसरा एग्जाम हो रहा है, ये हो जाए, ठीक है ना। सच्चाई पे स्टिक करना है, इसमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बताएं और सर आदित्य, आप पूछें पॉलिटिकल क्या बोल। कंसल्टेंसी, सर जैसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर सर ने कहा कि ये एक गाइडेड अप्रोच देता है सर, तो इसका ये है एग्जैक्टली। कि हमारे जो वोटर्स हैं दे आर क्वाइट स्मार्ट, कि उनको पता है कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एक एडवोकेसी प्रोवाइड करता है, जो लीडरशिप होता है या जो कंसर्न पार्टी होता है उसके व्यू पॉइंट्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मास अवेयरनेस क्रिएट करता है। अल्टीमेटली एग्जैक्टली। the people are more aware and they are much more mature than a few people who can guide them. मतलब एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, मतलब आप देखो इसमें आपको डिफेंड कैसे करोगे, सर एवरीवन हैज एन ओपिनियन, बट व्हाट, मैं अगर आपकी जगह होता, मेरे पे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी या थ्रेट टू डेमोक्रेसी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, आर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी या थ्रेट टू डेमोक्रेसी, मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता कि वही जो आपने बोला, उसी में मैं ऐड ऑन करूंगा कि वोटर्स आर इन्फॉर्म्ड वोटर्स, मतलब पहली बात, वोटर्स आर स्मार्ट इनफ टू मेक देयर चॉइस, हाउएवर व्हाट वी डू इज टू हेल्प देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हम उनकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे क्या कि दो चीजें हो गई, एक, देखो जो वो करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं, सब ठीक है, लेकिन आपको अपने जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन को डिफेंड अगर करना है, तो इस तरीके से कैसे, वी हेल्प इन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म चॉइस मेकिंग, ऐसे करके, ठीक है ना। और सर एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये बोथ वे काम करता है। समटाइम्स द इलेक्टेड पीपल आर हैविंग गैप विद द इलेक्टोरेट, तो पॉलिटिकल एग्जैक्टली कंसल्टेंसी exactly, ग्राउंड पे सही जाके बात। इश्यूज बेस्ड
कंसल्टेंसी भी करता है, उनके पीपल के वॉइसेस को लीडर तक डायरेक्टली पहुंचाता है, जो कि कभी कभी गैप हो एग्जैक्टली, ये भी जाता सही बात बोली आपने। हाँ, ये गैप कम करता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो समझ रहे हो ना, लास्ट माइल क्या, कैसे से कुछ अच्छा सा टर्म दिमाग में मेरे आ नहीं रहा है ना। मतलब वही पॉलिटिकल, एग्जैक्टली, या इट्स एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द वोटर्स एंड द है कैंडिडेट्स। लीडर। ठीक है ना, द लीडर, वही द वुड बी लीडर। अभी तो कैंडिडेट है ना, लीडर आप नहीं बोलेंगे, पहले कैंडिडेट बोलना है, आपने ध्यान रखना है इन सब चीजों पे। मतलब दिमाग में जाता है उन लोगों के। ठीक है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, वर्ड्स का बहुत गेम रहता है। वर्ड्स का बहुत, कि आप एक देखो, एक सुलझा हुआ आदमी ना, शब्दों पे उसमें कंट्रोल होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा। जो राहुल भाई बता रहे थे ना, इसलिए थोड़ा धीरे बोलोगे तो दिमाग और ये ना सिंक में चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मुंह से नहीं निकलेगा। दिमाग जो कहना चाह रहा है वही मुंह बोलेगा, या फिर रुकोगे। जैसे मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहा था तो मैं रुका थोड़ी देर, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, एक रिलेटेड शब्द निकल गया। ठीक है ना। तो ये चीजें कॉमन पार्लेंस में रहती हैं। जो भी हायर लेवल के लोग हैं वो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं सारी चीजें, तो इट हेल्प्स। ठीक है, एक और बात। ठीक है सर, जैसे क्योंकि हाँ सर। जैसे क्या होता है ना कि जब आप जैसे उस मूड में तो हर वक्त नहीं रहते इंटरव्यूअर के मूड में। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों से किसी से बात करते हैं, नॉर्मल टंग में बात करते हैं। आप धीरे बोलोगे ना तो एक डिसेंट लैंग्वेज निकलेगी। और नहीं तो अगर ऐसे डेफिनेटली बोलोगे ना तो सर। आप 100% है, दो चार ऐसे शब्द बोल दोगे जो आपको लगेगा अरे यार गड़बड़ बोल दिया। तो क्योंकि आप उनके साथ फॉर्मल नहीं हो सकते, वो आपके साथ फॉर्मल होंगे, आपको फॉर्मल फील डेफिनेटली सर। कराएंगे, बिल्कुल नेचुरल रहेंगे, बिल्कुल हल्का फील कराएंगे। लेकिन आपको नहीं होना है कि आप भी बिल्कुल अरे दोस्त आओ इंटरव्यू देने आ गए, अरे अरे तुम्हारा इंतजार कर आपको रहे हैं। इनफॉर्मल नहीं होना, एग्जैक्टली, आपको वो इनफॉर्मल नहीं इनफॉर्मल होना है। रहेंगे। सर ये नहीं कि उन्होंने आपको दो बार ऐसे हाथ फैलाया, आप बोले अरे दोस्त ये जवाब गलत है। ऐसे नहीं करना है, समझ गए? तो एकदम वो सही बात। भले फॉर्मल हो, डेफिनेट सर, वो कोई असर दैट नहीं वुड पड़ता। बी ब्लंडर। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि आपकी आवाज भी उन्हीं की तरह मिलती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, आप सर्वेश जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर्वेश जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। जी सर, मेरा थोड़ा ग्रेजुएशन है जो वो पहले मैंने बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियर से बीटेक आईटी आईटी मतलब ब्रांच से की, और 2 साल करने के बाद उसको मैंने छोड़ दिया था सर। फिर उसके बाद मेरा बीएससी बैकग्राउंड रहा, बीएससी 3 साल किया। फिर बीएससी कंटिन्यू करने के बाद फिर डीएलएड किया, फिर उसमें भी 1 साल का गैप, वो भी। फिर उसके बाद एमएससी किया, एमएससी सर अभी कंप्लीट हुआ है। तो अब सर इसका थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है सर, तो इसको कैसे भाई मतलब उसके देखो, उनको व्यक्त करूंगा। और सर थोड़ा आप गैप भी है इतना तो। जानो, मैं आप सर्वेश यस। आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं भी जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ। देखो यार सर्वेश, आप इतना जानो, जो चीज इस गैप में ना, कुछ चीज नेगेटिव्स दिख रहे हैं कि आपने छोड़ने की टेंडेंसी आप में ज्यादा है। ठीक है ना। तो जितने आप जी छुपा सकते हो उतने छुपा लो। मतलब आप जो चीजें आप नहीं बताना चाहते हो वो चीज हटा लो। कोई ना कोई कारण दे लेना, जी कुछ भी दे देना। ठीक है, वो चीज मत लिखना अपने डेस्क में, जो चीज नहीं दिखाना चाहते हो। समझ रहे हो जी मेरी बात? सर। क्योंकि छोड़ के भागना ये टेंडेंसी बड़ी खराब दिखती है, कि आप कल को हो सकता है आपका आईपीओ बनने लगे, यहाँ पे भी छोड़ के भाग जाओगे। समझ जी रहे हो सर, ना? थोड़ा तो जो मतलब सर सर छोड़ा केवल बीटेक ही है, और बकाया सब कंटिन्यू किया है तो भाई साहब, आप सर। जी बीटेक सर, लिखना ही मत। आप इतना जो लिखना ही बीटेक मत, लिख। क्योंकि ओके एग्जैक्ट, सर। क्योंकि वो आईटी आईटी यहाँ बोलोगे तो आईटी से 10 सवाल निकलते हैं यार, पूरा दुनिया तो आईटी है अब। जी नई सब आईटी जगह तो पॉलिसी आ रही है कि डिजिटल, है ना, अलग अलग जी डिजिटल सर। जी रेवोल्यूशन सर। चल रहा है पूरा, एग्जैक्टली। ठीक है, अब संजीत जी का सवाल लेते हैं। संजीत जी आप बताएं। अगला। संजीत जी का सवाल है, फिर लास्ट एंड करते हैं इसको। संजीत जी पूछिए क्या सवाल है आपका। और भाई अगले पे मूव कर जाओ, फिर इसे खत्म भी करते हैं ना, फिर अगले वीकेंड पे रखा जाएगा कभी। नमन पूछ रहा है, नमन। नमन पूछे क्या सवाल है। जी सर, थोड़ा सा रह गया सर, बस सर मुझे ये जानना, जैसे आप बोल रहे थे ना सर, 10-15 मिनट इंटरव्यू चलता है सर, ठीक सर है, तो मेरे, बेसिकली कम टाइम में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है बेसिकली, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, कम ठीक है, टाइम तो में सर जैसे आपको अपनी इंट्रोडक्शन अच्छी, होता है, हाँ। ठीक है, जी सर, जी सर, बोलिए। जी सर। तो जैसे पहला क्वेश्चन जनरली होता है, टेल मी अबाउट संजीत योरसेल्फ और सर, नमन के बाद ऐसा होता एंड है ना कर सर? देंगे, ठीक है। जी सर। आप बोलिए ना मन, कौन बोल रहा था अभी? कि आपका पहला क्वेश्चन होता है, क्या बोलते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखो यार, एक चीज जानो, हमें 10 मिनट में कोई सामान बेचते हो, क्या बताओगे कि ये, अगर मैं मान लो एक बॉटल सेल कर रहा हूँ,
हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, ये बॉटल है मान लीजिए, ये बॉटल 10 दिन में लीक होने लगेगी, इसके ऊपर ढक्कन इसमें लगा, ढक्कन बंद नहीं कर पाओगे, ये सारे नेगेटिव्स बता दोगे तो ये बॉटल नहीं खरीदेगा। ठीक है ना? तो पहले आपको पॉजिटिविटी बतानी है कि सर इसका एम्बियंस, जैसे मैं एग्जांपल एक रैंडम दे रहा हूँ तुम्हें, इसका देखिए देखने में भी सूदिंग है, प्लस पानी मेटल में रहता है तो प्लास्टिक से जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं वो नहीं होते, बहुत सारी चीजें, जस्ट एन एग्जांपल। तो आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो अपने पॉजिटिव्स ही बताओगे, यू हैव नहीं टू नहीं सर, स्टिक पर टू ये देम। कि डैफ में जो चीज मेंशन नहीं की उसको प्रेजेंट करना चाहिए क्या, मैं ये कहना चाह मतलब बेसिकली, मतलब जैसे मतलब डैफ में कुछ जो मेंशन नहीं है या समथिंग जो आपको लगता है कि मतलब आपको अलग करता है लोगों से, या उस हिसाब से तो उस तरीके से देखो प्रेजेंट यार, करना चाहिए जैसे डैफ में लिखा हुआ है कि हाँ एग्जैक्टली मेरा जो नाम क्या चीजें, है, जैसे मैं ये हूँ। आईपैक वाला, जी सर। आपसे पहले जो बंदा जी था ना आईपैक वाला, जी सर, जी उनकी सर, चीजें हाँ अगर हाँ वो सर। डैफ में नहीं भी लिखेंगे और उनके मुंह से कहीं बीच में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी निकल गया, देखो जी ये सर। वो गेम है, ये तब खेलना है जब आप उसके लिए तैयार हो। ठीक है ना? पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आईपैक पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, अगर उसने ध्यान से रिज्यूमे पढ़ा आपका, अगर वो थक गया है दिन के आखिरी में, वो देखना ही नहीं चाह रहा है, समझ रहे हो, टाइम काटना चाह रहा है, तो हो सकता है उस पर ना जाए। लेकिन अगर उस पे नहीं गया है और आप तैयारी करके आए हो तो उसको जरूर बोलना है। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। ठीक है कहीं ना संजीव कहीं जी। सर किसी ने न किसी माध्यम से घुसा संजीव देना जी है। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए एक बार। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अब आ रही है, हाँ आप जी। पूछ लीजिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर मेरे गुड दो इवनिंग। क्वेश्चंस ये हैं सर। एक तो मैं ऑलरेडी सर मैं पिछले 7 ईयर से सर टेक्निकल फील्ड में वर्किंग हूँ, तो उस फील्ड से अभी टेक्निकल ईपीएफओ में में क्या? स्विच। सर टेक्निकल में टेक्निकल में पहले क्या? मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर मैंने एज ए जेई वर्क किया 1 साल, वहां से रिजाइन किया ठीक सर है। 2016 में। After ठीक that, है। I am working in Indian Ordnance Factory as Junior Works Manager, and I got ठीक। selected in this exam through RT exam of UPSC, sir. And from ठीक है। 2017 onwards, I am working in this field only. And now I want to ठीक है। switch, sir, to EPFO or like kind of organization. तो इसका सर जस्टिफिकेशन मैं क्या दे सकता हूँ सर? जस्टिफिकेशन ये है भाई, देखो आप जेई थे, जूनियर जी इंजीनियर सर। थे ना, पहले जी तो सर। करियर प्रोग्रेशन यार, करियर जी प्रोग्रेशन से सर। अच्छा जस्टिफिकेशन कुछ है ही नहीं। सच भी जी है सर। और गलत तो आप बोल नहीं रहे हो। ठीक है ना? जी तो सर। जैसे जैसे लाइफ में आपकी चीजें आती गई, आपको लगा आपके आगे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, जिससे कि आप अपने आप को एक बेटर करियर ट्रेजेक्टरी दे पाओगे, यही शब्द जी बोलोगे अच्छा लगेगा, बेटर करियर ट्रेजेक्टरी आप दे पाओगे, इसलिए आपने जी स्विच किया, इसलिए आपने इस पे गए, फिर आपने ये एग्जाम दिया, यूपीएससी के थ्रू आपका यहाँ हो गया। अब आप यहाँ पे भरसक मतलब पूरे अपनी तरफ से 100% दोगे टू कंट्रीब्यूट टू गिव बैक। समझ रहे हो ना? व्हाट इज जी एक्सपेक्टेड ऑफ मी इन दिस करंट सिनेरियो। और सोशल सिक्योरिटी का डोमेन आप जान ही रहे हो ना, जी 2047 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये जो इंडिपेंडेंट हाउसमेट, सबको कवर कर देना है सोशल जी सिक्योरिटी के अंदर ना। तो इसमें आप बताएंगे, अब तो इस सोशल सिक्योरिटी का डोमेन इतना व्यापक होने वाला है कि आई हैव माय मतलब आई हैव माय बिट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ऐसे करके निकलते हैं आगे। ठीक है ना? और बाकी और आपका तो सच बोलना है, करियर प्रोग्रेशन इज द ओनली आंसर। जी। ठीक है ना? एंड सेकंड क्वेश्चन सर, एक मतलब मेरा थोड़ा सा अभी पीछे ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का एग्जाम हुआ सर, तो इसके ठीक है। रिलेटेड कैन आई पुट माय क्वेश्चन हियर सर? पूछिए पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो सर ईएसआईसी डीडी का मैंने जैसे इंटरव्यू दिया था अभी, ऑल्दो आई ठीक है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, बट अभी मार्कशीट आया नहीं है, तो सर मैं अभी हाँ, तो उसमें आप एक शेयर काम भी नहीं करो किया। ना, तो सुनिए सुनिए, मैं उसमें आपको बात समझ पहले गया। पहले पहले सवाल बताओ हाँ। सर उसमें अच्छा ठीक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूरा इंटरव्यू गया सर। मैंने मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे, मतलब 5-10 जो फ्रेंड थे, तो सबसे जब फीडबैक लेते थे इंटरव्यू से पहले, तो उनका जो लाइन ऑफ इंटरव्यू था सर, फ्रॉम देयर वर्क एक्सपीरियंस, देयर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन और आइदर फ्रॉम ईएसआईसी, इस लाइन पर चला था। बट व्हेन आई एंटर द इंटरव्यू पैनल के सामने जब गया सर, टोटली माय इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन 3 डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वर ओनली फ्रॉम माय डेफ। इंटरव्यू बड़ा स्मूथ गया था सर, बीबी व्यास सर के बोर्ड में था, बट स्टिल सर आई वाज अमेज्ड द डे जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो इस टाइप के उसमें सर फेलियर हो गया, मतलब एक तरीके से फेलियर ही है सर। आई एम नॉट इन द फाइनल लिस्ट, आई एक्सेप्ट। तो इन चीजों को कैसे हमें हैंडल करना है कि ये ईपीएफओ में रिपीट ना हो ये चीज सर मेरे साथ? देखो मैं पहले क्वेश्चन कर दूं, एक्चुअली में क्या है, आपका इंटरव्यू कितनी देर चला था? 10-15 मिनट चला हो? सर मोर देन 45 क्वेश्चंस दे आस्क्ड, मैंने सभी डायरी में लिखे थे। लगभग कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? सर 22 टू 25 मिनट्स होगा। अच्छा 25 मिनट चला था आपका। देखो डीडी के एग्जाम में हमारे बैच के लगभग 35 के अराउंड बच्चों ने पेपर दिया था, मतलब इंटरव्यू दिया था, ठीक है, जिसमें लगभग 14 लोग फाइनली सिलेक्ट, ठीक है जी। और उन जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए, मैं उनका बता दूं, वो टॉपर भी रहे, खूब अच्छा इंटरव्यू भी हुआ,
है ना। जी और मार्क्स भी है इसके, क्योंकि इस सिंगल पेपर के साथ में कई पेपर क्लब थे, जैसे डीआरडीओ का पेपर है ना, ऐसे जी 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 इसी के साथ 4 पेपर क्लब थे कि अगर आप इसमें जी क्वालिफाइंग है तो सबकी अलग अलग कट ऑफ थी। तो जो लोग जी अदर में भी सिलेक्ट थे ना, वो भी नहीं हो पाए। तो जी इसका सर क्या है ना, आपको भी पता है कि आप अपना बेस्ट देकर आते हो तो आप जज नहीं जी कर सकते। जैसे मैं अभी बता दूं, जी इस ईपीएफओ की जो मेरिट गई है, इसका जब कट जी ऑफ सर आएगा ना, तो वो ऐसे ही आएगा जी 180 के आसपास मान लो, ठीक है। लेकिन जी आंसर की तो उन्होंने दी नहीं, बात समझो। जी सर अब उसमें अगर 4 क्वेश्चन 100% है कि 4-5 क्वेश्चन बदलेंगे, ठीक है। जी सर जैसे क्वेश्चन बदलेंगे 15 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। आपको तो लग जी रहा है सर मेरिट उतनी है 180 है जितने आप 180 करके आए थे, लेकिन उनके हिसाब से तो वो जी 180 नहीं पहुंचे। उनके तो जी जी क्वेश्चन ही सर उन्होंने अलग मान लिए। अब यूपीएससी जी ने जैसे सर आंसर की लास्ट टाइम जारी करी, तो आपने देखा जी होगा ना, सर कई कोचिंगों के 12-12 क्वेश्चन, किसी के 8, किसी के 7 अलग थे। जी सर तो अगर आप सोचो कितना मेरिट का अंतर हो जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा जी सर कि आप कहते ना, उसको देख के आप ये सीखो कि आप बस अपना बेस्ट देकर आओ, क्योंकि आप यूपीएससी से प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। आपका लाख जी अच्छा सर हो जाएगा, क्या पता, पता नहीं नंबर वो नहीं दे पाएंगे कि कौन सी बात जी उनको सर खराब लग गई या नहीं समझ में आई। कहते ना, अगर जी सर ज्यादा चला इंटरव्यू तो उसमें जी दोनों सर बातें हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। तो इसलिए यस ये सर मत बहुत सोचो कि आपका मतलब ज्यादा चला था तो राहुल कुछ। भाई, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें। ये क्या, आप एक काम करना, अपना जो ईएसआईसी का डेफ था वो होगा आपके पास ना, वो हमारे साथ आप हाँ शेयर करना, ठीक है ना। सर उसके हाँ बाद, वही और आपसे क्या क्या बोल रहे हो? मार्कशीट भी शेयर करूंगा सर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइप एग्जैक्टली ऑफ आप क्वेश्चंस शेयर आई विल करना। से। और आपने क्या बोला था और कहाँ पे आप क्या बोल सकते थे, देखो यार, हमारे पास क्या है, हाइंडसाइट बेनिफिट है। आप एग्जाम देकर के आए हो, इंटरव्यू देकर के आए हो, हमारे पास हाइंडसाइट बेनिफिट है कि उस टाइम में हम अभी आपकी कमियां एनालाइज करके कि आपने क्या आंसर किया था और कैसे करना चाहिए था। कभी कभी जी क्या सर होता है ना लाइफ में, कि हमें चीजें पता होती हैं, लेकिन हम सही जी सर तरीके से वो 10 मिनट में बोल नहीं पाते, और आपका इंटरव्यू 20-22 मिनट चला था। मतलब एग्जामिनर भी वो जान रहा था कि इसे पता है, ये बोल नहीं पा रहा है, वो भी आपको मौका देना चाह रहा था। बात जी समझ सर रहे हो ना। अगर आप जी उसे सर इंटरेस्टिंग नहीं लगे हो तो पहले 10 मिनट भगा देता वो। जी सर समझ रहे हैं, आप उसे जी इंटरेस्टिंग लगे, उसने आपको मौका भी देना चाहा, जो आपके जी सर समय की ड्यूरेशन से हमें ये जो देखो यार, कॉज एंड इफेक्ट रिलेट करते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल सर उसने लो आपको समय भी देना चाहा, लेकिन समहाउ यू फेल्ड, ठीक है ना। यस अगर सर फेल हो गया कोई बात नहीं, फेल दुनिया होती है, ठीक है ना। जी और सर इसमें इसमें अगर आपको मौका लगे तो आप ये भी डाल देना करियर, जैसे मैंने बताया ना, करियर प्रोग्रेशन में हम लगे हुए थे। उसमें मैंने सर ईएसआईसी का डिप्टी डायरेक्टर का भी एग्जाम हुआ था, वो भी दिया था, बट समहाउ आई डिडंट मेक इट टू द इंटरव्यू, ठीक है ना, इंटरव्यू जी मेरा सर क्वालिफाई नहीं हुआ। ऐसा करके जी बोल सर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी अब सर जैसे और दूसरी मैं चीज, एक बताऊं, जैसे ये अभी उस चीज, दिन लास्ट हाँ, मीटिंग बोलो। में जो अभिषेक मिश्रा सर जुड़े थे, उन्होंने भी इंटरव्यू जी दिया सर था। और उसके पहले जो विपुल सर जुड़े थे वो भी इंटरव्यू दिए थे, दोनों का नहीं हो पाया। जी सर जबकि जी सर उसने वो ऑलरेडी सीएपीएफ में रहा, उसके बाद बैक टू बैक उसने यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, सब दिए। तो अच्छा एक्सपीरियंस बंदा है वो, और काफी। लेकिन वही चीज है ना, कि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि द क्या सेम होता है। थिंग हैपेंड विद मी सर। हाँ, क्योंकि आप, लेकिन इसको यार लेकर आप देखो, निगेटिव मत सोचो कि आप में कोई कमी है। मैं यही कहूंगा, आप अपने में सुधार करो, है ना। और जैसा उदित ने बोला कि आप डेफ में देखेंगे कहाँ पे शायद आपका क्वेश्चन थोड़ा रिजिड तो नहीं हो गया, कहीं कुछ थोड़ा सा भी तो आपने थोड़ा सा साइड लाइन हुआ हो, इस वजह से वो नेगेटिविटी चली गई हो, है ना, कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत। आप समझो, आपसे 45 क्वेश्चन पूछे, मतलब उसने आपको बहुत मौका दिया। आप जी सर देखो, बात ये होती है ना, अगर आप वही ना, द लेस यू, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। आपको क्या हो गया, उसने आपको मौका दिया लेकिन आप गोलियां खाते रहे, ठीक है। और सही चीज, सही जो वो चाह रहा था, वो कहीं ना कहीं आप बोल नहीं पाए हो, ठीक है ना। ये दिख गया, मतलब बातें समझ में आ रही है, क्या वो चाह रहा था और आप उससे दूर जा रहे थे। आई सर मैं आंसर्स दूंगा। आई मतलब मैं सुधा आंसर्स की, मतलब जैसे झज्जर डिस्ट्रिक्ट है मेरा हरियाणा से। आई उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो पोट्री जो। संजीत, थोड़ा ना, मैं तुम्हें आपको बताऊं ना, सर अभी खाना नहीं जी खाया है यार, जी ठीक सॉरी है ना, सॉरी तो सर मैं चाह सॉरी। रहा था। नहीं बट नहीं, मैं तो 2 मिनट संजीत भाई, लूंगा सर। अच्छा मतलब लो बताओ। हाँ सर सिर्फ 2 मिनट लूंगा। सर एक्चुअली एक्सपीरियंस मेरे को इंटरव्यूज, मैंने टेक्निकल फील्ड के ऑलमोस्ट 15 इंटरव्यूज ग्रुप ए के फेस किए हैं, उसका भी एक्सपीरियंस था। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड अभी सर ऐसा, मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब एक इंटरव्यू में ऐसा फेलियर मिलता है कि यार ठीक है, मैं मानता हूं सर, जैसा सर ने बोला कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो बैक ऑफ द माइंड वही चलता है, यार क्या हुआ ऐसा कि नहीं हो पाया। चलो ठीक है सर, मैंने इस एग्जाम को भी जाने दिया, बस मेरी ये चीज रिपीट ना हो सर। मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा सर। आई विल शेयर माई मार्कशीट ऑल्सो। अभी तो आई नहीं है, ख्याल मैंने आरटीआई भी डाली है कि मार्कशीट का रिलीज कब होगा और कट ऑफ वगैरह क्या है, उसका भी डाला है। आई विल शेयर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मैंने लिखा हुआ है, आप एक प्लीज चीज सर उसमें। मानो,
आप सुनो मेरी बात। आप इंटरव्यू तो गए ना, तो आप वो टॉप 1% में हो, आप ये मान के चलो अपने दिमाग पे, टॉप 1% में हो। देखो 99% किस्मत होती है, मेहनत होती है, 1% लक भी तो होता है ना भाई। और लक हाँ नहीं सर होगा मानते तो हैं। रोल बैक कर जाओगे, ठीक है आप में ना। जी कमी जी नहीं उस है, टाइम में वो आप सही दिमाग से चीज। हटा दो कि आप में कोई कमी है, आपने अपना बेस्ट दिया ना, आपसे जी इतना सर। देर हुआ। मैं आपसे ये कहूंगा कि बस जो कमी आपको लगता है, आप खुद इतने नॉलेजेबल हो, सुधार करोगे ना, जी सर। तो आप ये मत मानो इससे बुरा इंटरव्यू होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप नहीं देख पाओगे ना समझ पाओगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ सही कि बात आप जिस लेवल पे है। हो ना, जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस बंदे हो, और आपका इंटरव्यू बस ये मानो लक जो है ना उस दिन वो नहीं था बस। बाकी मैं कह सकता हूँ कि अगर इस ईपीएफओ का खराब होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि है क्या ना कि लक और चीजें बहुत मायने रखती हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, एकदम सही है ना। बात है। इसलिए आप ये बस मत आप सोचो आप में एक कमी है। चीज करना है, आप मॉक इंटरव्यूज देना, ठीक है ना, जिससे कि आपको एक आपका फेयर असेसमेंट दे सके सामने वाला, या प्लस आप जो आंसर देकर आए हो उसको बेटर वे में कैसे दिया जा सकता था, ठीक है ना। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लग रहा है ऐसे चाह रहे हैं, बताओ सर बोलो। ऑनलाइन अगर आप कंडक्ट करा पाए, बिकॉज सर पोस्टिंग मुंबई में है, दिल्ली आ नहीं सकते सर अगेन एंड अगेन, तो देखिए अगर मैं आप आपको लोग बता सर दूं, ऑनलाइन एक चीज कंडक्ट एक चीज कराएंगे तो। एक जी चीज सर। जैसे आपने बोला ना ऑनलाइन वाला, तो हम लोग भी अभी 20 तारीख के बाद ही सोचे हैं कि जैसे 3 लोगों का पैनल रहेगा, मैं तो मतलब इनके जी मेरे अलावा, है ना। तो जी सर। वो लोग ही रहेंगे, तो ऑनलाइन का ही सोचे हैं कि वो ज्यादा बेटर है ना। जी क्योंकि सर। देखो मटेरियल वगैरह जो हमने दिया है उसको आप देखना, बुकलेट 1 और 2 को, ठीक है। यस और सर आई एम उसके ट्राइंग। बाद वो बेसिक चीजें तो समझ ही लेना 1 और 2 वाली, ठीक है। और बाकी जी फिर सर। ये होगा जो सेशन में जो चीजें हो रही वो डिस्कशन हो जाएगा, फिर मॉक वाला रखेंगे तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। जी सर। जी सर आई ऑनलाइन एम रखेंगे ट्राइंग टू। कोई इशू नहीं, लेकिन ऑनलाइन में इतना ध्यान रखना, हमें आपकी बॉडी हाथ तक दिखनी चाहिए, बस इतना ध्यान पूरा रखना सर आई कि विल आप डू कैसे ऑल रिएक्ट करें। अरेंजमेंट्स। आई विल डू ऑल एग्जैक्टली अरेंजमेंट्स हाँ। सर फॉर नहीं वो हम इंटरव्यू। लोग बता देंगे बस। रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आपको एक जी चेयर सर। में दूर रख के फोन बैठना है ना, इस तरह से, जी सर। ठीक है। बस सर आपकी गाइडेंस चाहिए मुझे इंटरव्यू तक, बाद में रिजल्ट कुछ भी रहे, आई एम रेडी टू फेस संजीत दैट भाई, रिजल्ट सर। आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। जी इंटरव्यू सर। में देखो, कोशिश तो आप अपनी तरफ से एफर्ट ही कर सकते हैं ना आदमी, देना जी माना जी तो सर। जी विधाता सर। के हाथ में है। मैं खाली ये जी सर। कहूंगा कि थोड़ा सा बात करोगे ना इंटरव्यू में, बस आपको एक अच्छे से जाके बात करने का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। वो एक बार जी छोटी सर। छोटी ट्रिक्स सीख गए ना, छोटी छोटी जी ट्रिक्स है, सर। कलाएं हैं, ठीक है ना। जी सर। जैसे कि कोई किसी आदमी को पसंद या ना पसंद करने की ना छोटे छोटे क्या माइलस्टोन्स आते हैं। आप हमारी आपकी, जैसे मेरी आपकी बात हो रही है ना, आपने वीडियो जी ऑन किया, वीडियो ऑन से मैं आपको देख पाया आप रियलिटी में हो कैसे। यही चीज जी। मैं जी अगर आपसे समझो, यही चीज मैं आपसे विदाउट वीडियो कर रहा होता, तो आप जी। मतलब एक हमारे बीच में ना कनेक्ट की कमी होती, ठीक है। नहीं जी तो सर। वो एक छोटी छोटी आई चीज। एक्सप्रेशन से ना वो क्लियर होता है कि हाँ बंदा सिंसियर है, एग्जैक्टली। बात करने का मन बंदा कर रहा है, बट सिंसियर मैं है। इसको कुरेद रहा हूँ। बात समझ रहे हो जी सर। कि जी हाँ। जी सर। और बोलो, बस ये है। जी सर। और बोलो। तो बस ये है, भगवान ने चाहा आपका ऐसा एमिकेबल एटमॉस्फेयर आगे क्रिएट हो जाएगा जिससे कि आपका हो जाए। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, ठीक है ना संजीत भाई। और तो गुप्ता आगे सर से से कह रहा हूँ सर मैं। एक जो क्वेश्चन मैं और सर, मैं आपके मैसेजेस देखता हूँ आपके पोर्टल पे सर, यू आर सेइंग दैट एपीएफसी विल नोटिफाई फर्दर वैकेंसीज फॉर, सॉरी, ईपीएफओ विल फर्दर नोटिफाई द वैकेंसीज फॉर एपीएफसी। देखो मैं आपको क्लियर कर सर। दूं, देखो आज मैंने जी वीडियो अभी तक बनाया नहीं है इस मामले में, लेकिन मैं आज इसमें आपको जी बताया सर। था कि ये वीडियो पब्लिक नहीं होता है, लिंक में रहता जी है। सर। देखो है जी क्या सर। करंट सिनारियो क्या है ईपीएफओ में। ईपीएफओ में जी सर। अभी जैसे तुम लोग पिछला बैच आया उसके बैच आया, तो लगभग 3072 पोस्टें टोटल हैं, जिसमें 60-40 रेशियो रहता है। जी उसमें सर। भी अभी काफी खाली है, पहली चीज तो वो अलग है। मेन मैं जी एपीएफसी सर। को लेकर कह रहा हूँ, एपीएफसी में टोटल अभी 140 सीट्स ऑलरेडी खाली है, जी 159 के सर। अलावा 140 जी खाली सर। है। ये जो भर्ती थी ये 2020 पैनल ईयर की थी। बेस्ट। अब जी सर। 2016 बैच एसी था, अब 2016 जी बैच सर। आरसी2 बन गया है, सिर्फ 12-13 लोग जी बचे हैं सर। बस, वो भी बन जाएंगे, जी सर। ठीक है। तो 140 जी सर। सीट टीआर की वैसे भी वैकेंट है। इसके जी सर। अलावा कैडर स्ट्रक्चरिंग बहुत जोरों से हो रही है, ठीक है। आप ये जी जी मान सर। के चलो कि अगले 6 महीने में कैडर स्ट्रक्चरिंग होगी, और लगभग ये मान के चलो कि सीटें राहुल भाई, अच्छी मैं आपको एक चीज सुन लो, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। देखो, ये आप बर्ड इन हैंड पे लोग फोकस करें, बिहाइंड द बुशेस वाला छोड़ दें अभी। समझ हाँ रहे हैं नहीं ना नहीं भाई। ठीक है। तो कुल अभी मिला जो के देखो, हम एग्जैक्टली ये जब आएगा तो हम डिटेल वीडियो बता देंगे, बस इतना समझो कि इस वैकेंट एग्जैक्टली। सीट्स बस। हैं। और जी सर। 100% है कि 2024 में आएगा, बस इससे बड़ी बात मैं नहीं बस सर बोलूंगा। मैं भाई, ये आपके जैसे वर्ड्स, आप क्योंकि डिपार्टमेंट से भी हैं आप सर, इस फील्ड में मतलब एक्सप्लोर भी करते रहते हैं, तो ये देखो वर्ड हम काफी मोटिवेटिंग देखो हम रहते हैं तुमको बता स्टूडेंट्स दें, के लिए। जैसे हमने कहा आएगा, फिर दूसरे चैनल वाले अफवाह शुरू करेंगे, इस बार यूपीएससी से आ रहा है, इस बार इसमें आएगा, इस बार वैसे आएगा, क्योंकि हमको पता है जो आना वैसे आएगा। रिक्रूटमेंट रूल काहे के लिए बने हैं?
भाई रिक्रूटमेंट जी रूल जी पास किए गए हैं तो उसी से तो आएगा। पिछली बार चला नहीं नहीं जी जी यूपीएससी निकालेगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, जो बना है वैसे निकलेगा। और जो जी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% है कि अगले साल आएगा, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, जिसको भी तैयारी जी करनी हो आराम से कर सकता है। तो इसीलिए कुल मिला के जो बात है बिल्कुल फिक्स है, बाकी बातें अगर डिटेल जब तक आएगी नहीं, जब आएगी या फिर मैं बताऊंगा एग्जैक्टली, आप देखो पहले जो हाथ में है उन पर फोकस करो, भूल जाओ सब बातें, वो फालतू अभी जब तक हो ना जाए तब तक कुछ मत करो, ठीक है ना। जी आप सर भी जो हाथ में है उस पर फोकस करिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। जी सर ठीक है। स्पेकुलेशन में मत थैंक पड़ो। यू फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। ठीक है, बाय थैंक बाय, यू। ओके भाई, फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, चलो गुड नाइट।